हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 3 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फर्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म नेम। तो पहले क्या कहता है पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसके अंदर दो व्यक्ति, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम आने वाले टाइम में एक बिजनेस करेंगे और उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपस में हम बांट लेंगे। अब बिजनेस करना सबके द्वारा जरूरी नहीं होता, हम सारे मिलकर भी कर सकते हैं या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल पर्सन। अब पार्टनर्स कौन होते हैं। अब मान लो चार जनों ने मिलकर ये बिजनेस स्टार्ट करा तो ABCD चारों को पार्टनर्स बोला जाएगा। इन चारों को इकट्ठा मिला के कलेक्टिवली फर्म बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप बनाने के लिए दो व्यक्ति का होना जरूरी है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन दो का होना जरूरी है क्योंकि एक पर्सन पार्टनरशिप नहीं कर सकता। Only person recognized by law can enter into agreement of partnership. Therefore, a firm, since it is not a person recognized in the eyes of law, cannot be a partner. अब ये कहता है जो फर्म होती है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। तो ए फर्म सिंस इट इज नॉट ए पर्सन रिकॉग्नाइज इन द आइज ऑफ लॉ, लॉ की नज़र में जो फर्म होती है वो एक सेपरेट पर्सन ही नहीं होती, इसलिए वो कभी भी पार्टनर नहीं हो सकती। पार्टनर्स बनने के लिए आपको एक इंडिविजुअल होना जरूरी है। ए माइनर कैन फर्दर कहता है ए माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर इन द फर्म। लेकिन देखो माइनर है जिसकी एज 18 साल से कम हो उसको माइनर बोला जाता है। माइनर कभी भी फर्म के अंदर पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन अगर जो बाकी के सारे पार्टनर्स हैं वो कंसेंट दे दे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है आप बना लो, यानी कि मान लो ABCD चार पार्टनर थे, डी का बच्चा अभी 16 साल का है, अब उसको भी पार्टनर बनाना चाहते हो, अगर ABCD चारों की कंसेंट मिल जाए तो हम उसको पार्टनर बना सकते हैं डी के लड़के को, कोई दिक्कत नहीं है। अब पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, बट सेक्शन 464 ऑफ कंपनी एक्ट ने इसकी लिमिट दी हुई है 50 पार्टनर्स की। दूसरा कहता है एग्रीमेंट होना चाहिए। अब दो जने मिल तो गए, अब ये अपने एग्जांपल में ABCD चार लोग मिल गए थे, इन चारों का आपस में एग्रीमेंट होना जरूरी है क्योंकि बिना एग्रीमेंट के कभी भी पार्टनरशिप नहीं हो सकती। द नेचर ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलंटरी एंड कॉन्टेक्चुअल। पार्टनरशिप का जो नेचर होता है वो वॉलंटरी भी हो सकता है, कॉन्टेक्चुअल हो सकता है। एग्रीमेंट फ्रॉम विच रिलेशन पार्टनरशिप अराइजेज में बी एक्सप्रेस। अब जो आपका जो एग्रीमेंट हुआ आपस में वो आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है और ये इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब आप कोई रिटर्न में कर लो और इम्प्लाइड भी हो सकता है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो आपके अंदर। अब देखो पहले क्या था, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलेंगे, आपस में मिलके एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट क्या करेंगे कि हम आने वाले टाइम में एक बिजनेस करेंगे। हम क्यों इकट्ठे हुए हैं, हम बिजनेस करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। यानी कि इसके अंदर सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं आती कि आप कोई रिटेल ट्रेड हो, ट्रेडिंग का काम ही नहीं, ऑक्यूपेशन भी इसके अंदर आता है। प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, कंपनी सेक्रेटरी हो गए, डॉक्टर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, ये भी मिलके इस टाइप की पार्टनरशिप बना सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज असेंशियल, ये बहुत जरूरी है, बिजनेस का होना बड़ा जरूरी है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल हम मेरा आपके साथ कोई एग्रीमेंट हो गया, तो कोई भी काम करना है, हम मैंने आपको बोला कि मेरे लिए आप कंप्यूटर परचेज कर दोगे, आपने बोला हाँ कर दूंगा, ठीक है, तो हमारे अंदर ये एग्रीमेंट हो गया। लेकिन क्या हमारी ये पार्टनरशिप कहलाएगी? पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। पार्टनरशिप कहलाने के लिए बिजनेस का होना बड़ा जरूरी है, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज असेंशियल्स। ठीक है, उसके बाद कहता है एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। अब जो भी प्रॉफिट आएगा उसकी हिस्सेदारी जरूरी है। जो भी ABCD को इनके द्वारा किए जाने वाले काम से जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से जितना, उस प्रॉफिट के ना चार हिस्से किए जाएंगे। शेयरिंग इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बेस पे इन्होंने बोला है, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। को ओनर हु शेयर अमंग देम सेल्फ द रेंट डिराइव फ्रॉम ए पीस ऑफ लैंड आर नॉट पार्टनर्स। देखो सारी कंडीशनें पूरी होनी चाहिए तो आप पार्टनरशिप बोलोगे। अब इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मान लो उसके अंदर ना सिर्फ शेयरिंग तो हो रही है आपके प्रॉफिट की, लेकिन वो बिजनेस थोड़ी ना होता है। मान लो एक आपके दादाजी के पास एक बिल्डिंग थी, उन्होंने ना रेंट पे चढ़ाई हुई थी। अब वो बिल्डिंग का जो किराया होता था वो आपके पापा और ये मान लो तीन भाई हैं, तो तीनों को 1/3 1/3 1/3 मिलता था। 30,000 का टोटल रेंट था और तीनों को 1/3 10 10 हज़ार पे तीनों को मिल जाते थे, ठीक है। अब ये जो हिस्सेदारी हो रही है तीनों की, तो क्या हम ये बोल देंगे कि हमारे जो पापा और चाचा और ताए हो रहे हैं ये पार्टनर्स हैं? पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे, इवन उनको शेयरिंग मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस नहीं है। तो आपके पास कोई भी एग्जांपल आ जाए पेपर के अंदर, बस आपने ये देखना है कि क्या उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि हम एक बिजनेस करेंगे, बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को आपस में शेयर करेंगे। बिजनेस मेरे द्वारा भी किया जा सकता है या फिर मैं किसी के बिहाफ पे कर सकता हूँ, उनके बिहाफ पर एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये पांच कंडीशनें जब पूरी होंगी तब आपका ये कहलाएगा कि आपके अंदर पार्टनरशिप हुई है, अदरवाइज पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। नीचे केस स्टडी दी हुई है, केस दिया हुआ है। इसके अंदर इन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट वाज हेल्ड दैट टू एसेंशियल कंडीशन टू बी सेटिस्फाई आर दैट देयर शुड बी एग्रीमेंट। आपस में आपका एक एग्रीमेंट होना चाहिए टू शेयर द प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेस। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हम आपस में बांटेंगे। एंड बिजनेस मस्ट बी कैरिड, यहाँ पे मस्ट वर्ड है इंपॉर्टेंट है आपका,
बिजनेस आपके द्वारा करना बड़ा जरूरी है। उसके बाद कहता है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। इस यूनिट की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ज़्यादातर पेपर के अंदर ये रिपीट होता है, ये तो आप घोल के पी जाओ इस क्वेश्चन को। तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के अंदर आपको 3 चीज़ें देखनी है। पहली क्या देखनी है कि आपका आपस में एग्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ। एग्रीमेंट हुआ है, हो रहा है। क्या आप अपने आने वाले प्रॉफिट को शेयर करोगे? हाँ करेंगे। क्या बिजनेस आपके द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? ये तीनों पॉइंट जो थे आपके, उन तीनों को मिला के ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है। तो कभी भी पार्टनरशिप के अंदर आपको अगर आपको चेकिंग करनी है कि यहाँ पर पार्टनरशिप है या नहीं है, तो इन 3 चीज़ों को आपको चेक करना है। तो पार्ट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय द एग्रीमेंट। अगर 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो एग्रीमेंट के द्वारा पार्टनर्स बनते हैं वो स्टेटस से नहीं बनते कभी भी। अब यहाँ पे क्या सिखाना चाह रहे हैं कि मान लो कोई बच्चा एक पैदा होता है, वो फैमिली का पार्ट तो बन जाता है। एच फैमिली में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक बच्चे का जब जन्म होता है तो वो फैमिली का पार्ट बन जाता है, मेंबर बन जाता है। लेकिन पार्टनरशिप ऐसे नहीं होती। पार्टनरशिप के लिए हमारे को आपस में एक एग्रीमेंट करना जरूरी होता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटना बड़ा जरूरी होता है। बिजनेस करूंगा, उससे जो शेयर होगा वो शेयर बांटूंगा आपको, वो बड़ा जरूरी होता है। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। द रिसिप्ट बाय पर्सन ऑफ ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस या फिर पेमेंट कंटिजेंट अपॉन द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट वेरिंग विद द प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस डज नॉट ऑफ इट सेल्फ मेकिंग हिम ए पार्टनर विद द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। अब ये क्या सिखाना चाह रहा है? ये 4 केस ऐसे दिए हुए हैं। मान लो इस केस में अपने को पैसे तो मिलते हैं, लेकिन सिर्फ इस बेस पे मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे पार्टनरशिप है। अभी हमने ऊपर एक एग्जाम्पल भी देखा था, वैसे ही इसके अंदर हमारे को 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। बाय ए लेंडर ऑफ मनी टू ए पर्सन अगेंस्ट अबाउट टू एंगेज इन एनी बिजनेस बाय ए सर्वेंट एजेंट एज ए रेमनरेशन। जैसे कई बार क्या होता है, मैंने एजेंट को बोला कि यार तू तो बहुत बढ़िया सेल कर देता है मेरी, चल ऐसा है आज से जितनी भी तू सेल करेगा ना उसका 5% हिस्सा तेरा प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट का 5% हिस्सा तेरा। अब मैंने उसकी सैलरी प्रॉफिट की शेयरिंग में बांट दी। अब प्रॉफिट का 5% हिस्सा तो एजेंट ही खा जाएगा, तो क्या एजेंट मेरा पार्टनर कहलाएगा? ऐसा नहीं होता। तो सिर्फ एक केस में, अब एक केस और दिया हुआ, जैसे मान लो कि एक ABCD में डी मर गया। डी के मरने के बाद क्या हुआ, ABC ने सोचा यार ऐसे है भी उसके वाइफ है और बच्चे हैं वो रुल जाएंगे। आप ऐसा करते हैं, डी ने अपने साथ 25 साल काम किया है, आप ऐसा करते हैं जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा ना वो उसकी वाइफ और बच्चों को देते रहेंगे। तो हम प्रॉफिट का 25% हिस्सा अभी भी डी के मरने के बाद उसको उसकी वाइफ को देते जा रहे हैं। तो प्रॉफिट का हिस्सा तो जा रहा है डी की विडो को, बच्चों को। तो क्या इसका मतलब वो हमारे पार्टनर कहलाएंगे? वो हमारे पार्टनर नहीं कहलाएंगे। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए और उसके द्वारा बिजनेस करना चाहिए। अब वो बिजनेस नहीं कर रही ना, डी की वाइफ और बच्चे हमारे साथ बिजनेस नहीं कर रहे, लेकिन प्रॉफिट का हिस्सा तो भी मिल रहा है उनको, तो हम उनको पार्टनर नहीं बोलेंगे। उसके बाद कहता है एजेंसी, एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी विच इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ। इसके अंदर क्या होता है, मतलब जो पार्टनर्स हैं आपस में, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को कोई काम बोल दिया तो वो उसका एजेंट कहलाएगा। उस टाइम उसको वो काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को काम बोला तो बी को करना पड़ेगा, बी ने ए को बोल दिया तो ए को करना पड़ेगा। तो चारों पार्टनर का आपस में जो रिलेशन होता है वो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होता है कि ए ने जब बी को काम बोल दिया तो बी को करना पड़ेगा, बी ने जब ए को काम बोल दिया तो ए को करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे एक वो दिया हुआ है, केस दिया हुआ है, संती रंजन दास गुप्ता वर्सेस दसियारन का केस दिया हुआ है। इस केस में ये क्या कह रहा है, फॉलोइंग फैक्टर वेट अपॉन द सुप्रीम कोर्ट टू रीच द कंक्लूजन देयर इज नो पार्टनरशिप। यहाँ पर ये कंक्लूड किया गया था कि अगर इन पॉइंट को देख लें अगर आप, तो हमारे को ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर पार्टनरशिप नहीं है। पार्टीज हैव नॉट रिटेन्ड एनी रिकॉर्ड ऑफ द टर्म्स कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। जो पार्टीज हैं ABCD उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जहाँ से हमारे को ये पता चल जाए कि इनके अंदर पार्टनरशिप हुई है। पार्टनरशिप बिजनेस हैज मेंटेन नो अकाउंट ऑफ इट्स ओन विच वुड बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय द बोथ द पार्टी। इन्होंने कोई भी रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया हुआ, कोई अकाउंट नहीं बनाया हुआ, कोई बैंक में अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ। नो अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप वाज ओपन विद द बैंक। नो रिटर्न इंटीमेशन, नो रिटर्न इंटीमेशन वाज कन्वेंट टू द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द न्यूली क्रिएटेड पार्टनरशिप। तो अगर ये 4 केस कहीं पे भी आपको मिल जाए तो हमारे को साफ साफ पता चल जाएगा कि यहाँ पर तो पार्टनरशिप है ही नहीं। उसके बाद डिफरेंसेस दिए हुए हैं, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला जो अपने को डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है लीगल स्टेटस का। जो पार्टनरशिप होती है उसकी कोई लीगल एंटिटी नहीं होती, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। जो पार्टनर्स है फर्म में एक ही पर्सन माने जाते हैं, जबकि कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता। कंपनी के अंदर जो मेंबर और कंपनी आपस में अलग अलग माने जाते हैं। सेकंड कहता है एजेंसी, इन द फर्म एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को जब भी कोई काम बोलता है उसको करना पड़ता है, यानी कि उनका जो रिलेशन होता है वो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन होता है। जबकि कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता। ए मेंबर इज नॉट एन एजेंट ऑफ अदर मेंबर, ऐसा नहीं होता उसके अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप के अंदर जो भी प्रॉफिट होता है वो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बांट दिया जाता है। लेकिन कंपनी के अंदर ऐसी कोई कंपल्शन नहीं होती कि हमारे को ऐसे बांटना है। जो हम इस कंपनी के अंदर हम डिविडेंड बांटते हैं उसके बाद एक क्राइटेरिया होता है, फिक्स होता है कि पहले किसको पैसे देने हैं फिर किसको देने हैं। ये आप कंपनी के चैप्टर में पढ़ोगे।
कहते देयर इज नो सच कंपल्शन टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रॉफिट अमंग इट्स मेंबर्स, सम पोर्शन ऑफ प्रॉफिट का उनको बांट दिया जाता है, नॉट द इंटायर प्रॉफिट, वो डिविडेंड के रूप में उनको बांट दिया जाता है। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी की बात अगर हम करें तो पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी कल को कंपनी बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है तो सारी रिकवरी हम पार्टनर से कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता, कंपनी तो लिमिटेड बाय शेयर होती है, एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी और एक होती है अनलिमिटेड कंपनी, तीन टाइप की कंपनीज होती हैं, ये आप कंपनी के चैप्टर में देखोगे डिटेल में। और लिमिटेड बाय शेयर में क्या होता है मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ, इन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के अंदर क्या होता है, जो शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी होती है वो अनपेड अमाउंट तक लिमिट होती है। और अगर मान लो गारंटी वाले शेयर हैं, इन केस ऑफ ए गारंटी कंपनी, तो मतलब अनपेड तो आप दोगे ही दोगे, लेकिन आपने कुछ गारंटी दी हुई थी कि अगर कल को कंपनी वाइंडिंग अप हो जाती है तो मैं 1 लाख रुपए और दे दूंगा, तो आपको वो भी देने पड़ेंगे जब कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम पे। और एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय कंपनी अनलिमिटेड, जो कंपनी शेयर बाय अनलिमिटेड, जो अनलिमिटेड शेयर का मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कंपनी कल को वाइंडिंग अप में चली जाती है तो आपसे फिर हम कितने भी पैसे मंगवा सकते हैं, जितना कंपनी को लॉस हुआ है ना वो सारे पैसे हम आपसे मंगवा सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप क्या थी, अनलिमिटेड ही होती है। प्रॉपर्टी की बात करें, अब फर्म ने ABCD ने पैसा कमाया, पैसा मिल गया, उस पैसे से कंपनी ने क्या करा, पार्टनरशिप फर्म ने कोई और प्रॉपर्टी खरीद ली, तो वो प्रॉपर्टी किसकी होगी, पार्टनरशिप फर्म की होगी। द फर्म प्रॉपर्टी विच इज द जॉइंट एस्टेट, ऑल द पार्टनर्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द सेपरेट एस्टेट ऑफ द एनी ऑफ देम, इट डज नॉट बिलोंग टू द बॉडी डिस्टिंक्ट इन द लॉ फ्रॉम इट्स मेंबर। जबकि कंपनी के अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टी इज सेपरेबल फ्रॉम द मेंबर हु कैन रिसीव इट बैक ओनली इन द फॉर्म ऑफ ए डिविडेंड एंड रिफंड ऑफ द कैपिटल। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर की बात करें तो शेयर इन द पार्टनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अब मान लो ABCD हमारे एग्जाम्पल में चल रहे थे, तो बी अपना सारा का सारा शेयरिंग बेचना चाहता है, तो ऐसे नहीं है कि बी ने जब चाहे वो अपना सारा शेयर बेच दिया, ऐसा नहीं कर सकता। कॉम्पिटिटर आया, मान लो उसका कॉम्पिटिटर था, उसने बी को कह दिया कि मैं तेरे को डबल पैसे दे दूंगा तो मेरी फर्म में आ जा, और वहाँ से छोड़ दे, ऐसे छोड़ नहीं पाएगा वो। ए शेयर इन द पार्टनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। जब ABCD जब बाकी के 3 जने इनको कहेंगे ना, हाँ हम हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, तू चला जा हमारे को छोड़ के, फिर वो ट्रांसफ़र कर सकता है, अदरवाइज वो अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। और कंपनी के शेयर तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, जब चाहें अपने शेयर बेच दें। आजकल तो ये ऑनलाइन होता है, जब आपका मन करे, जब मार्केट चल रही हो उस टाइम आप अपना बेच सकते हैं अपने शेयर। मैनेजमेंट की बात करें, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू कंट्रेरी ऑल द पार्टनर्स आर इंटाइटल टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। अगर कोई कंट्रेरी ना हो तो सारे के सारे पार्टनर्स को एक राइट होता है, तो जब चाहे अपनी मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन मेंबर के उधर बात करें हम कंपनी के अंदर, तो कंपनी के अंदर आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कंपनी को चलाने के लिए हमने अलग से एक डायरेक्टर रखा हुआ है, वो कंपनी को चलाता है। ऐसे नहीं है कंपनी के मेंबर आके वहाँ पे बोलेंगे हम चलाएंगे कंपनी को, ऐसा नहीं होता। एक बड़ी बड़ी कंपनी का, रिलायंस कंपनी है, विप्रो कंपनी, इन्फोसिस कंपनी के कितने शेयर होल्डर्स हैं, लाखों शेयर होल्डर हैं, तो लाख लाख कंपनी के अंदर थोड़ी चल जाएंगे मेंबर। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी नहीं होता, हालांकि आप करवाओ तो उसके बेनिफिट मिलते हैं आपको। लेकिन कंपनी तो बिना रजिस्ट्रेशन के शुरू ही नहीं होती, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो कंपनी कैन नॉट केम इनटू एग्जिस्टेंस अनलेस इट इज रजिस्टर्ड एज द कंपनी एक्ट 2013। वाइंडिंग अप की बात करें तो पार्टनरशिप को तो आप किसी भी टाइम पे बंद कर दो। अगर मान लो 4 पार्टनर है, चारों ने मिलकर बोल दिया पार्टनरशिप बंद करनी है तो कर दो। कंपनी को बंद करना इतना आसान नहीं होता, कंपनी को बंद करने के लिए प्रोसीजर बने हुए हैं, ROC से बात करनी पड़ती है। बीइंग ए लीगल पर्सन इज आइदर बाइंडिंग अप बाय द नेशनल कंपनी लॉ, ट्रिब्यूनल के द्वारा होगा, यानी कि कोर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर ROC की। नंबर ऑफ मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 नंबर ऑफ पार्टनर इन द एसोसिएशन 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मैक्सिमम नंबर 200 हो सकते हैं। बट उसके अंदर मान लो ऐसा होता है कि, और मिनिमम नंबर कितने होते हैं उसके अंदर, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी के अंदर 7, ठीक है, मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। एक प्राइवेट कंपनी, एक 1 पर्सन कंपनी भी होती है, वो एक ही पर्सन उसको चलाता है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करें, अनलेस देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू कंट्रेरी, डेथ होगी, रिटायरमेंट होगी, इंसॉल्वेंट होगा कोई पर्सन, एक बंदा वहाँ से हटा, तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म बंद, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अनलेस देयर इज ए कॉन्ट्रेरी टू कंट्रेरी, डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर रिजल्ट इन द डिसोल्यूशन हो जाता है आपकी पार्टनरशिप फर्म का। और उधर कंपनी में तो कोई मेंबर आए कोई जाए, कोई आ रहा है जा रहा है मर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी कभी भी बंद नहीं होती। जब तक उसको लो बंद ना कर दे कंपनी कभी भी बंद नहीं होती। अब डिफरेंस आता है पार्टनरशिप का और क्लब का। देखो पार्टनरशिप में तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। अब क्लब क्या होता है देखते हैं। ए क्लब इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्ट नोट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेके ये पैदा होता है, एसोसिएशन बनाई जाती है, कुछ पर्सन मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, बट हम किस लिए आए हैं, प्रमोट करना हमारे को कुछ बेनिफिशियल पर्पस, यानी कि कोई हेल्थ को लेके, रिक्रिएशन ऑफ मेंबर, इसके लिए हमारा हमने बनाई अपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो उसको क्लब बोला जाता है। जबकि पार्टनरशिप के अंदर तो हमारा पहले ही मोटिव क्या था, प्रॉफिट कमाएंगे, हम बिजनेस करेंगे प्रॉफिट कमाएंगे। जबकि क्लब के अंदर ऐसा प्रॉफिट मोटिव नहीं था आपका, तो पहला डिफरेंस तो हो गया ये वाला। दूसरा डिफरेंस कहता है पर्सन फॉर्मिंग ए क्लब आर कॉल्ड मेंबर,
अब जो क्लब बनाते हैं उनके सारे मेंबर्स को यानी कि सारे पर्सन को मेंबर बोला जाता है। ए मेंबर ऑफ ए क्लब इज नॉट द एजेंट ऑफ अदर मेंबर। अब क्लब में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि एक मेंबर दूसरे मेंबर का एजेंट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एक मेंबर ने दूसरे मेंबर को कोई काम बोल दिया और उसको करना पड़ेगा, जबकि पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था म्यूचुअल एजेंसी होती है। एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को कुछ बोला तो उसको वो काम करना पड़ता है। तीसरा डिफरेंस कहता है ए मेंबर ऑफ ए क्लब हैज़ नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लब। अब जो मेंबर है क्लब का, उसका प्रॉपर्टी क्लब की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। क्लब ने अपनी प्रॉपर्टी ली है, मेंबर की अपनी होती है, मेंबर उसकी प्रॉपर्टी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। जबकि पार्टनरशिप के अंदर तो ऐसा डिफरेंस होता ही नहीं है। पार्टनरशिप फर्म जो प्रॉपर्टी लेती है ना, वो पार्टनर्स की ही होती है। पार्टनर्स उसके अंदर एंजॉयमेंट लेते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म कभी भी आपस में अलग नहीं होते, वो एक ही पर्सन होते हैं। अगर हम चौथा पॉइंट देखें, ए चेंज इन द मेंबरशिप ऑफ ए क्लब डज नॉट अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस। जबकि पार्टनरशिप के अंदर अगर आपने एक पार्टनर चेंज हो गया ना, तो वो तो आपकी एग्जिस्टेंस को अफेक्ट कर देता है। एक चेंज यानी कि डिसोल्यूशन हो सकता है। ये चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ फर्म अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस। एक पार्टनर के जाने से फर्म हो सकती है कि डिसॉल्व हो जाए। वैसे नहीं होती ज़्यादातर केस में, पर हो सकता है फर्म को डिसॉल्व करना पड़ जाए। लेकिन क्लब के केस में क्या होता है, ए चेंज इन द मेंबरशिप ऑफ क्लब डज नॉट अफेक्ट इस एग्जिस्टेंस। मेंबर आए जाएं, एग्जिस्टेंस नहीं खत्म होती, डिसॉल्व नहीं कर देंगे हम क्लब को। अगला आता है पार्टनर्स और एचयूएफ में क्या डिफरेंस है। देखो जो पार्टनरशिप को है ना, वो क्रिएट करने के लिए हमारे को आपस में एक एग्रीमेंट करना होता है। अब मुझे अगर सामने वाले पर्सन से कोई पार्टनरशिप करनी है तो मैं उसको बुलाऊंगा और उसके साथ मिलकर एक एग्रीमेंट करूंगा। जबकि हिंदू मंदी और फैमिली के अंदर क्या होता है, एक बच्चे का जन्म हुआ, नेचुरल बर्थ हुआ और वो उसका मेंबर बन गया। अब उसको सर उसको कोई एग्रीमेंट नहीं करना पड़ता कि हाँ हम तेरे को मेंबर बनाएंगे। डेथ ऑफ मेंबर, डेथ ऑफ ए पार्टनर ऑर्डिनरी लीड्स टू द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में एक पार्टनर मर जाता है तो फर्म बंद हो जाती है। लेकिन हिंदू इंडियन फैमिली में कोई बंदा चला गया तो फैमिली बिजनेस बंद थोड़ी हो जाएगा, वो तो चलता रहेगा। मैनेजमेंट की बात करें, ऑल द पार्टनर्स आर इक्वली इंटाइटेड टू टेक पार्ट इन द पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जितने भी पार्टनर्स होते हैं सबको राइट होता है, इक्वली राइट होता है, आओ मैनेजमेंट के अंदर पार्ट लो। राइट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट फैमिली बिजनेस जनरली वेस्टेड इन द कर्ता। एचयूएफ के केस में क्या होता है, एक मेन पर्सन होता है जिसको बोला जाता है कर्ता, जो मैनेजमेंट को संभालता है, सुपरवाइजर होता है। एक बंदा है जो पूरी फैमिली को संभाल रहा है, वो हमारे पापा हो सकते हैं, वो हमारे दादा हो सकते हैं। हाँ, हमारे घर में क्या होता है, एक जने की चलती है ना, एक जने की फुल चलती है हमारे घर में, जिसकी अब सारी बातें मानते हैं आप, सारे उस बंदे की बातें मानते हैं आप, तो उसको बोला जाता है कर्ता। गवर्निंग में वो मेल मेंबर भी हो सकता है, फीमेल मेंबर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो आपके पापा ही हों, वो आपके दादा हो सकते हैं। किसी घर में मम्मी की चलती है, किसी घर में बड़े भाई की चलती है, बड़ी बहन की चलती है। अथॉरिटी टू बाइंड, एवरी पार्टनर कैन बाय हिज एक्ट बाइंड द फर्म। एक पार्टनर गलत करता है पूरी फर्म बाइंड होती है। अब उधर क्या होगा, कर्ता या मेंबर हैज अथॉरिटी टू कॉन्टैक्ट फॉर द फैमिली बिजनेस एंड अदर मेंबर इन द फैमिली रह जाएंगे। बस कर्ता और मैनेजर होते हैं ना, उनके पास अथॉरिटी होती है फैमिली बिजनेस का। यानी कि कर्ता ने कुछ काम करा, कर्ता ने कोई काम करा, मैनेजर ने कोई काम करा, हैज अथॉरिटी टू कॉन्टैक्ट फॉर द फैमिली बिजनेस एंड द अदर मेंबर इन द फैमिली, बाउंड हो जाएंगे। लाइबिलिटी की बात करें, लाइबिलिटी की बात करें, इन द पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन एचयूएफ के केस में ओनली कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब जो मेन बंदा अपनी फैमिली का, उसको तो आप पकड़ेंगे ही, उसने किसी का गड़बड़ कर दी तो उसकी लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड है, उसके तो आप कुछ भी बिकवा के पैसे निकलवाएंगे। लेकिन जो बाकी को पार्टनर थे ना, जो बाकी के लोग थे, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। मान लो एक घर में एक दादाजी है, उसकी चलती है, वो करता है, और बाकी जो फैमिली के मेंबर थे, उन्होंने तो थोड़े थोड़े पैसे लगा रखे हैं, शेयरिंग कर रखी है, बिजनेस कर रहे थे, तो उनकी बाकी की लाइबिलिटी तो लिमिटेड है, उनसे तो उतने उतने पैसे लेंगे जितने जितने की उन्होंने बोल रखा था, ठीक है, या जितना उनका हिस्सा बनता है प्रॉफिट में, जितना उनका हिस्सा बनता है ना उतना उनका रोक लो, और बाकी बचे करता दादाजी, उनको पकड़ लो, उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, उससे वो पूरी रिकवरी करेंगे कल को कोई दिक्कत हो जाती है तो। कॉलिंग फॉर अकाउंट्स ऑफ क्लोजर, ए पार्टनर्स कैन ब्रिंग ए सूट अगेंस्ट द फर्म फॉर अकाउंट प्रोवाइडेड ही आल्सो सीक द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। हम कॉलिंग कर सकते हैं बुक्स की, ए पार्टनर कैन ब्रिंग ए सूट केस कर सकते हैं फर्म के अगेंस्ट कि मेरे को तो ये चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए। ऑन सेपरेशन ऑफ जॉइंट फैमिली ए मेंबर इज नॉट इंटाइटेड टू आस्क फॉर अकाउंट ऑफ द फैमिली बिजनेस। जबकि एचयूएफ में एक बंदा फैमिली से अलग हो गया तो वो फैमिली के अंदर केस नहीं कर सकता, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मांग सकता। अगर आपकी जॉइंट फैमिली सेपरेट होगी, ऑन द सेपरेशन ऑफ जॉइंट फैमिली ए मेंबर इज नॉट इंटाइटेड टू आस्क फॉर अकाउंट ऑफ द फैमिली बिजनेस। लॉ की बात करें तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर तो 1932 लॉ बना हुआ है। जॉइंट हिंदू फैमिली का जो गवर्न होता है वो हिंदू लॉ से गवर्न होता है, उसका कोई एक्ट नहीं है। माइनर की कैपेसिटी की बात करें तो पार्टनरशिप के अंदर वैसे माइनर तो वो नहीं बन सकता, कॉन्ट्रेक्चुअल से पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन अगर कंसेंट मिल जाए सबकी तो फिर बन सकता है। हिंदू वांटेड फैमिली में तो माइनर तो क्या, वो तो बच्चा पैदा होते ही बन जाता है, बर्थ से ही बन जाता है, तो हम उसके मेजोरिटी का वेट थोड़ी करेंगे, बच्चा पैदा हुआ मेंबर बन गया। कंटिन्यूटी की बात करें, इफ हम सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर गेट डिजोल्व बाय द डेथ, डेथ होते डिजोल्व हो जाती है, हिंदू वांटेड फैमिली कंटिन्यू चलती रहती है।
नंबर ऑफ मेंबर, पार्टनरशिप के अंदर नंबर ऑफ मेंबर 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। हिंदू अनलिमिटेड फैमिली में लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड नंबर है, फैमिली को जितना मर्जी बढ़ाते रहो। शेयर इन द बिजनेस इन द पार्टनरशिप ईच पार्टनर हैज ए डिफाइंड शेयर बाय वर्च्यू ऑफ द एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख दिया जाता है कि ए का कितना हिस्सा, बी का कितना हिस्सा, सी का कितना हिस्सा है। जबकि एच के केस में नो को पार्टनर हैज ए डिफाइनेट डेफिनेट शेयर, हिज इंटरेस्ट इज ए फ्लक्चुएटिंग वन, बदलता रहता है, इधर उधर होता रहता है। उसको कहता है पार्टनरशिप का को ओनरशिप के साथ क्या डिफरेंस है। को ओनरशिप में अराइजेज आइदर फ्रॉम द एग्रीमेंट और ऑपरेशन ऑफ लॉ। को पार्टनरशिप जो को ओनरशिप होती है वो हमारी लॉ से बन जाती है या एग्रीमेंट से बन जाती है कि मान लो दादा का प्रॉपर्टी का हिस्सा, दादा के जाने के बाद मेरे को कितना मिलेगा, मेरे भाई को कितना मिलेगा, इस तरीके से होता है। और पार्टनरशिप तो पहले ही आपको एक्सप्रेस करके, इम्प्लाइड करके, कॉन्टैक्ट करके ही बनती है। एक को ओनर इज नॉट एजेंट, एक यानी कि जो को ओनर होते हैं, एक प्रॉपर्टी के 3 हिस्से पापा चाचा ताए को मिलते हैं, तो वो तीनों आपस में पार्टनर नहीं होते, ना ही वो एक दूसरे के एजेंट होते हैं। जबकि पार्टनरशिप में पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं। को ओनरशिप डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट को बांटना जरूरी है, हो सकता है बड़ा भाई ले ही ना। को ओनरशिप डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। जरूरी नहीं है वो शेयरिंग करना जरूरी है। हो सकता है ऐसा हो कि छोटा भाई अभी पढ़ रहा है, ठीक है, तो हम ऐसे कहते हैं कि दादा के सारे जो पैसे आएंगे ना रेंट वाले, वो सारे पैसे आप छोटे भाई को देते रहेंगे, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए फिर आप बांटेंगे। तो जरूरी नहीं है प्रॉफिट को बांटना जरूरी है, एक को दे दो, दो को दे दो, जिसको जरूरत है उसको दे दो, ऐसे कर सकते हो। लेकिन पार्टनरशिप में तो आपको बांटनी ही पड़ेंगे, शेयरिंग जरूरी होती है। इंटरेस्ट की बात करें, एक को ओनर में ट्रांसफर इज इंटरेस्ट और राइट इन द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर को ओनर। एक को ओनर को अपना कंसेंट बेचने के लिए, हिस्सा बेचने के लिए किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। जबकि पार्टनरशिप के अंदर अगर आप अपना कंसेंट बेचना चाहते हो ना, अपना इंटरेस्ट बेचना चाहते हो, ट्रांसफर करना चाहते हो, तो भाई सबकी कंसेंट ले लियो, उसके बगैर तो कर नहीं सकता। ये वाले पॉइंट हम ऊपर कवर कर चुके हैं। उसके बाद कहता है एसोसिएशन और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है। एसोसिएशन इवॉल्व्स आउट ऑफ सोशल कॉज वेयर देयर इज ए नो नेसेसरी मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। इंटेंशन इज नॉट टू एंटर ए बिजनेस, यहाँ मेरा बिजनेस प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, जो कि पार्टनरशिप में होता है। मेंबर ऑफ ए चैरिटेबल सोसाइटी, रिलीजियस एसोसिएशन, इंप्रूवमेंट स्कीम, बिल्डिंग कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी, ये इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। और पार्टनरशिप के एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि आप बिजनेस करते हो और प्रॉफिट कमाते हो। उसके बाद कहता है पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है, पार्टनरशिप के काइंड दिए हुए हैं। पार्टनरशिप एक होती है ड्यूरेशन के टाइप पे, ड्यूरेशन के हिसाब से मतलब पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड। फिक्स पीरियड का मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने 5 साल के लिए पार्टनरशिप कर लिया आपके साथ, ठीक है, 5 साल खत्म होती है आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। और पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि हम ना जब तक जाएं, विल का मतलब होता है इच्छा, अब जब तक चाहे पार्टनरशिप आप चलाते रहेंगे, हो सकता है हमारी महीना ही ना चले, हो सकता है हमारी 20 साल चल जाए, ठीक है। तो विल का मतलब क्या होता है, हमारी इच्छा अनुसार जब तक चलती रहेगी तब तक चलाते रहेंगे। तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है, जिसका कोई फिक्स पीरियड नहीं होता, कोई प्रोविजन नहीं है कि हम कब बंद करेंगे। और फिक्स पीरियड क्या होता है, जब प्रोविजन इज मेड फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए ड्यूरेशन, हम फिक्स करते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, जैसे वो 4 साल पूरे होते हैं, फिक्स पीरियड पूरा होता है, आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अब तीसरी होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, जब आपने ना कोई सिंगल एडवेंचर के लिए किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली। मान लो मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा दोस्त अपना काम कर रहा है, अब मेरे पास ना एक काम आ गया, अब वो काम आ गया, मैंने कहा यार मैं अकेला तो कर नहीं पाऊंगा, तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करा, यार है ना वो एक अपने को काम मिल रहा है, 2 घंटे मैं निकालूंगा, 2 घंटे तू निकाल ले, आप मिल के एक काम कर लेते हैं, जो हिस्सा आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, आधा तेरा आधा मेरा। तो मैं किसी के साथ एक सिंगल एडवेंचर के लिए, पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए मैं किसी के साथ पार्टनर कर रहा हूँ, तो मतलब पर्टिकुलर एक काम के लिए अगर मैं किसी के साथ अगर पार्टनरशिप करता हूँ तो उसको बोला जाता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और जनरल पार्टनरशिप क्या होती है, जनरल पार्टनरशिप मतलब यार ऐसे अभी अपने पास ये काम ना आगे भी आता ही रहेगा, तो जब जब आएगा ना, जब जब आएगा तो मैं ले लिया करूँगा, आधा तू कर लिया कर, आधा मैं कर लिया करूँगा, आधा हिस्सा तेरा आधा मेरा हिस्सा, मतलब वो काम हमारे पास जनरली आता ही रहेगा आने वाले टाइम में, तो जब भी आएगा आप मिलकर किया करेंगे। मेरा पार्टनरशिप इज कॉन्स्टिट्यूट विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस इन जनरल, इट इज कॉल्ड ए जनरल पार्टनरशिप। ये पर्टिकुलर से अलग होती है क्योंकि पर्टिकुलर में एक एडवेंचर होती है और इसके अंदर एक एडवेंचर नहीं होती, बहुत सारी एडवेंचर्स होती हैं। उसको क्या कहता है पार्टनरशिप डीड होती है, जब भाई आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हो तो आपको एक ना डीड बना लेनी चाहिए। डीड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, 11-12 पॉइंट्स होते हैं, और फिक्स कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपके पास यही 12 पॉइंट है, आप इसके अंदर कुछ ऐड भी कर सकते हो, कुछ डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन ना लोगों ने एक बार 12 पॉइंट आपको लिख के दे दिए कि आप ये वाले 12 पॉइंट तो डाल ही लिया करो। यानी कि वो पॉइंट कौन से हैं कि आपकी पार्टनरशिप का नेम क्या है, पार्टनर्स के नेम क्या है, वो कहाँ पे रहते हैं, आप किस टाइप का बिजनेस करते हो, आपने बिजनेस कब स्टार्ट करा था, पार्टनरशिप कब स्टार्ट करी थी, आपकी ड्यूरेशन क्या है, फिक्स्ड वाले हो, विल वाले हो, किस किस बंदे ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना रखोगे, कोई बंदा आता है, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, तो वहाँ पे क्या प्रोसीजर रहेंगे आपके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दोगे तो कितना दोगे, ड्राइंग कितना दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेटलमेंट कैसे करोगे, मान लो कल को आपकी फर्म डिजोल्व हो जाती है तो आप पैसे का हिसाब किताब कैसे करोगे, किसी को कोई सैलरी वगैरह देनी है या नहीं देनी, इफ एनी लिखा हो यहाँ पे ध्यान रखना। वैसे पार्टनरशिप के अंदर आप पार्टनर्स को सैलरी कभी भी नहीं देते, सैलरी और कमीशन उनको नहीं दिया जाता, क्योंकि पार्टनर्स हैं, काम तो सबको ही करना है, तो फिर सैलरी किसी की देनी। तो फिर भी अगर मान लो कोई पार्टनर है वो हम चारों से अलग कोई काम करता है तो हम उसको सैलरी दे देते हैं। तो इफ़ एनी अगर सैलरी अगर देनी पड़ जाए तो क्या प्रोविज़न रहेगा, किसी को वहाँ से हटाना पड़ जाए, ठीक है, कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर दे, फ्रॉड कर दे, तो फिर उसका एक्सपल्शन करेंगे, तब क्या प्रोविज़न रहेंगे।
टाइप ऑफ पार्टनर की बात करें तो सबसे पहला पार्टनर होता है एक एक्टिव पार्टनर, ऑस्टेंसिबल पार्टनर होता है। एक्टिव और ऑस्टेंसिबल पार्टनर क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास काम करेगा बैठ के, वो एक्टिवली रहता है पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप। अब देखो एक ऐसा बंदा जो सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ बैठ के काम करेगा, तो लोग तो उसको ही जानते हैं, तो वो जब भी हटेगा ना, वो एक क्या करेगा, नोटिस देके जाना जरूरी है। ही मस्ट गिव ए पब्लिक नोटिस इन ऑर्डर टू डिजोल्व हिमसेल्फ। अगर कोई बिजनेस को छोड़ के जा रहा है तो इसको नोटिस देना जरूरी है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक ये बैठता है फर्म के अंदर, तो ये क्लाइंट तो सारी इसको ही जानते हैं। दूसरा पार्टनर होता है डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर क्या होता है? एक ऐसा पार्टनर जो कभी भी ना आता नहीं, बिजनेस के अंदर कनेक्टिविटी नहीं करता, बस उसने पैसे लगाए हुए हैं, पैसे लगा के छोड़ा हुआ है। ठीक है। अब शेयर प्रॉफिट लॉसेस आर लाइबल टू द थर्ड पार्टी। मान लो कल को कोई लॉस हो जाता है तो इसका शेयर प्रॉफिट का हिस्सा तोड़ के, यानी कि इसका अपन शेयरिंग काट सकते हैं। कल को किसी को अपने को पैसे देने हो थर्ड पार्टी को, तो ये लाइबल हो जाता है पैसे देने के लिए। अब बात आती है इसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है। इसको पब्लिक नोटिस देने की क्या जरूरत है? ये तो ऐसा बंदा है जिसने पैसे लगा रखे हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, और वो आता नहीं है पार्टनर फॉर्म करने, काम करने नहीं आता कभी भी, तो लोग तो उसको जानते ही नहीं। जब लोग उस तेरे को जानते ही नहीं तो तेरे को नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? एक ऐसा पार्टनर जिसने अपना ना नेम दिया हुआ है फर्म को। वो कहता है देखो ऐसे है, मैं अपना मेरा नाम दे देता हूँ, मेरे नाम से आप बिजनेस कर लो, ठीक है, आपके पास काम आ जाएगा, लेकिन ना मैं कोई पैसे नहीं लगा रहा, ना ही पैसे मैं लगाता, ना ही मैं तुम्हारे से पैसे लेता, मेरा कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है। अब देखो मेरे नाम से अगर कोई बंदे वो काम कर रहे हैं, अब उनके पास काम तो मेरे नाम से आया ना, तो मान लो कल को किसी का इन्होंने मेरे, मान लो ABCD थे, इन्होंने बोला यार ऐसे है, मैंने इनको बोला मेरी फर्म चल रहा है, मेरी फर्म का नाम आप यूज़ कर लो, बिजनेस कर लो। अब ABCD ने मिलकर ना किसी के साथ फ्रॉड कर दिया। अब क्लाइंट ने तो ये सोच के वहाँ पे पैसा लगाया था, उनके साथ डीलिंग करी थी कि मैं उनके साथ हूँ, मोहित सर उनके साथ है। अब मैं वहाँ पे था ही नहीं, क्योंकि नाम तो मेरा चल रहा था, वो मेरे नाम पे आया ना, ई वहाँ पे आता ही ना। क्लाइंट इस बात पे उनके साथ डीलिंग करता है ABCD के साथ कि मोहित सर का ये बिजनेस है, जबकि ये तो बिजनेस मेरा था ही नहीं, मैंने तुमको नाम दिया था। अब यहाँ पे बात आती है लाइबिलिटी की। अब लाइबल कौन होगा? ABCD तो होंगे। क्या वो बंदा मेरे से पैसे मांग सकता है? मेरे से पैसे मांग सकता है, बिल्कुल मांग सकता है, क्योंकि मैंने बिजनेस का अंदर नाम दिया हुआ अपना, मेरे नाम से किसी ने मेरे नाम से किसी ने बिजनेस की इनके साथ डीलिंग कर ली थी ABCD के साथ। लाइबल टू थर्ड पार्टी फॉर ऑल एक्ट ऑफ द फर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। एक होता है पार्टनर ये प्रॉफिट ओनली, एक ऐसा पार्टनर जिसको सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, लॉस का नहीं मिलता। अगर प्रॉफिट होगा तो मुझे मिलेगा, नहीं तो मुझे नहीं मिलेगा। इनकमिंग पार्टनर आने वाले पार्टनर को बोलते हैं जिसका एडमिशन होता है। आउटगोइंग पार्टनर जाने वाले को बोलते हैं जो रिटायर हो जाता है। नोटिस देने जरूरी होते हैं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पार्टनर जो बाय स्टॉपल से बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टॉपल पार्टनर क्या होता है? मान लो कि मैं मेरे मेरे ऑफिस के अंदर मेरा दोस्त बैठा है, ठीक है, अब मेरे सामने एक क्लाइंट आ गया, एक बच्चा आ गया, या मेरे सामने एक क्लाइंट आ गया और उसको मेरे दोस्त ने डील कर लिया, वो मेरे साथ ही बैठा है, ठीक है, और मेरे वो दोस्त से बात करके कर रहा है, मुझे आपके साथ बिजनेस करना है, ये करना है, मैं आपके साथ ये खरीदना चाहता हूँ, उसने मेरे सामने ना कॉन्टैक्ट कर लिया। अब मेरा दोस्त तो वहाँ पे नॉर्मली बैठा हुआ था, मेरे पास आया हुआ था, और उसने कॉन्टैक्ट कर लिया उसके साथ, और जबकि मैं वहाँ पर बैठा था और मैंने कोई भी हाँ ना कोई जवाब नहीं दिया, यानी कि मैं सुन रहा हूँ सारी बात को, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो मेरा जो दोस्त है ना, वो मेरा पार्टनर ही है। अब वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरा दोस्त मेरा पार्टनर कहलाएगा बाई स्टोपल से, क्योंकि मैंने कोई भी वहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं दी। चाहते मैं उनको बोल देता कि ये तो मेरा दोस्त है यार, आपने जो बात करनी है मेरे से करो। अब मेरे सामने मेरे दोस्त ने उसके साथ कॉन्टैक्ट कर लिया, जो बात जिस रेट पे बोल दी ना, उसी चीज़ के लिए मैं लाइबल हो जाऊंगा वो कॉन्टैक्ट करने के लिए। यहाँ पर हमारी एक यूनिट खत्म होगी, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। तो यूनिट 2 आ गई, रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। इसमें क्या कहता है हमारे को? द पार्टनरशिप एक्ट कंटेन वेरियस प्रोविजन रेगुलेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स का आपस के अंदर क्या रिलेशन होता है? तो सबसे पहला पॉइंट कहता है जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। सेक्शन 9 ये बताते हैं कि एक पार्टनर्स की जनरल ड्यूटीज़ क्या होती हैं। जो पार्टनर्स होते हैं वो बाउंड होते हैं, अगर एक पार्टनर के पास कोई अकाउंट्स हैं तो वो बाउंड होता है दूसरे पार्टनर को वो रेंडर करने के लिए अकाउंट्स। पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। और हमारे को क्या करना है? रेंडर करना है ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इन्फॉर्मेशन। जो मेरे को सच्ची बात पता है, जो ट्रू अकाउंट्स हैं, वही मुझे पार्टनरशिप फर्म को या दूसरे पार्टनर्स को बताने होते हैं। ये मेरी जनरल ड्यूटीज़ है, मैं उसमें गड़बड़ नहीं करूँगा। एग्जाम्पल वन कहता है इन अ ट्रांजेक्शन बिटवीन पार्टनर्स फॉर सेल एंड परचेज ऑफ द शेयर इन द बिजनेस इफ वन ऑफ देम इज बेटर अक्वेंट विद द अकाउंट्स देन द अदर्स। अगर किसी के पास ज़्यादा नॉलेज आ जाती है या ज़्यादा शेयर आ जाता है, तो उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वो डिस्क्लोज करे ऑल अदर मटेरियल फैक्ट। चार पार्टनर थे, चारों में से किसी एक के पास कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, तो उसकी वो ड्यूटी बन जाती है कि वो बाकी चारों के साथ भी वो डिस्कस करे। ऐसा ना हो कि वो पर्सनल जो उसको चीज़ पता चली है बेनिफिट की, वो अपने अंदर ही सीमित रह जाए, ऐसा ना हो, उसे वो डिस्क्लोज करनी है बाकी पार्टनर के साथ। दूसरा कहता है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय द फ्रॉड। अगर एक पार्टनर
ने कोई फ्रॉड कर दिया तो वो इंडेमनीफाई करेगा। इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है? कंपनसेट करना। एवरी पार्टनर शैल इंडेमनीफाई फॉर द फर्म फॉर एनी लॉस कोस्ट टू इट बाय द हिज फ्रॉड। मैंने फ्रॉड करा है तो मैं पूरी पार्टनरशिप फर्म को उस लॉस की भरपाई करूंगा, इंडेमनीफाई करूंगा। डिटरमाइन ऑफ राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। Subject to provision of this act, mutual right and duty of the partner of the firm may be determined by the contact between the partners. पार्टनर्स के आपस में क्या कॉन्टैक्ट हुए थे, क्या एग्रीमेंट हुआ था, उसी से हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज पता चल जाती हैं, चाहे वो एक्सप्रेस थे चाहे वो इम्प्लाइड थे। सच कॉन्टैक्ट में भी वैलिड बाय द कंसेंट बाय ऑल ऑफ द पार्टनर। सच कंसेंट में भी एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। हम पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स के साथ ऐसा एग्रीमेंट भी कर सकते हैं जिससे उसको मैं ट्रेड करने से रोक सकता हूँ। हालांकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक पॉइंट है जो ये कहता है, सेक्शन 27, कि आप किसी को भी उसके काम करने से मना नहीं कर सकते, आप रोक नहीं ला सकते, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते उसको ट्रेड करने से। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट ने ये बोला हुआ है कि मैं कभी भी अपने पार्टनर्स के ऊपर इस तरह की रिस्ट्रिक्ट लगा सकता हूँ, उसके काम करने से उसको मना कर सकता हूँ कि वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा है? अगर मेरे पास कोई काम कर रहा है, अब मान लो एक डॉक्टर है, उसके पास एक कोई और डॉक्टर गया, सीखने गया, उसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास कोई और सीए लगा, तो उसको बोल सकता है कि मैं तेरे को काम तो सिखा दूंगा, लेकिन ऐसा ना हो कि तू अब मेरे से काम सीख के मेरे सामने ही ऑफिस खोल ले। ठीक है, तो ऐसे मैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ कि मैं तेरे को काम तो सिखा दूंगा, 2 साल मेरे नीचे काम कर ले, लेकिन तू ना यही काम ना मेरे से 2 किलोमीटर के एरिया में मेरा ये काम नहीं करेगा, तो उसके बाद जहाँ मर्जी काम कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या जब तक तू मेरे से सीख रहा है तब तक तू अपना ऑफिस नहीं खोलेगा। तो इस तरीके से आप उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, उसको ट्रेड करने से मना कर सकते हो। या आप पार्टनर को ये बोल सकते हैं, देख मैं तेरे को अपना पार्टनर तो बना लूंगा, प्रोवाइडेड कि तुझे ये बिजनेस कहीं और नहीं करना। अब यूँ ना हो कि मेरे साथ भी तू यही वाला बिजनेस कर रहा है और यही तो मेरे कंपटीटर के साथ पार्टनरशिप में आके और वही बिजनेस स्टार्ट कर दे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, तो सारी हमारी इन्फॉर्मेशन उसको बता देगा। तो हम उसके ऊपर ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं किसी भी टाइप की। द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में क्या आता है? एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटी इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। कोई भी डिफरेंसेस आते हैं, ऑर्डिनरी मैटर कनेक्टेड विद द बिजनेस में भी डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी। कोई भी अगर डिफरेंसेस आ जाता है तो मेजोरिटी से डिसीजन ले लिया जाएगा। एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट। हर बंदे को राइट है, वो बुक्स इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपी मांग सकता है, एक्सेस कर सकता है। अगर डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट शैल हैव ए राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। उसमें कहता है म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटी क्या होते हैं? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, ए पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव रेमरेशन। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, पार्टनर को कभी भी रेमरेशन नहीं मिलता, उसको शेयरिंग मिलती है, लेकिन हम उसको दे भी सकते हैं आप। तो आप अगर देना है तो उसको क्या करो, आप डीड के अंदर पहले से लिख दो। पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली प्रॉफिट। अगर शेयर कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस सस्टेन बाय द फर्म, प्रॉफिट जो शेयरिंग है वो आपको इक्वली बांट दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे सिर्फ किस में से देंगे? अगर प्रॉफिट होगा तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। ए पार्टनर मेकिंग फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एनी पेमेंट और एडवांस बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो उसको हम क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे, रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज नहीं दी हुई, लोन की परसेंटेज आपको दी हुई है 6%। द फर्म शैल इंडेमनीफाई ए पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड एंड लायबिलिटी इंकर्ड बाय हिम इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ए पार्टनर शैल इंडेमनीफाई करेगा फर्म को, कोई भी लॉस उसकी वजह से हो जाता है, जानबूझकर जो उसने करा था तो वो उसे इंडेमनीफाई कर देगा। उसके बाद कहता है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। अब पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का क्या कहता है? Subject to contract between partners, property of the firm includes all property right interest in the property originally brought into the stock of the firm। जो फर्म ने अपने पैसों से प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, परचेज करी है, या किसी भी टाइप से उसके पास आ गई है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म इंक्लूड ऑल्सो द गुडविल। अब एक जो बिजनेस करता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी गुडविल जनरेट हो जाती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, तो वो भी उसकी प्रॉपर्टी का पार्ट होती है। अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर, प्रॉपर्टी राइट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड विद मनी बिलोंगिंग टू द फर्म आर डीम्ड टू हैव बीन एक्वायर्ड फॉर द फर्म। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी? फर्म की मानी जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। अब इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी? सब्जेक्ट टू कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी हेल्ड एंड यूज्ड बाय द पार्टनर्स एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। अब पार्टनरशिप फर्म ने जो भी आपकी ये प्रॉपर्टी खरीदी है वो किस लिए यूज़ करनी है? जो हमने बिजनेस करना था मिलके, सिर्फ एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस के लिए आप इसको यूज़ करोगे, किसी और काम के लिए इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ में नहीं लेके आएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो प्रॉपर्टी आपने जो ली थी आपने किसी और काम में लगा दी, नहीं कर सकते आप ये प्रॉपर्टी का यूज़ किसी और काम में, आपको एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ही यूज़ करना है आपको। थर्ड टॉपिक कहता है आपने ना कोई पर्सनल प्रॉफिट कर लिया पार्टनर ने। अब पार्टनरशिप में ABCD थे, अब बी ने क्या करा, कोई पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया, तो वो पर्सनल प्रॉफिट जो उसने कमाया, सीक्रेट प्रॉफिट बोलते हैं इसको, पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया, मान लो वो मेरे साथ भी काम कर रहा है ABCD के साथ, अब वही बिजनेस ना उन्हें किसी और के साथ भी शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ की नॉलेज कहीं और यूज़ कर ली। अब हमारे साथ रह के तो उसको नॉलेज आ गई थी कि ये रॉ मटेरियल कितने रुपये का कहाँ से मिलता है, सस्ता मिलता है, और महंगा कहाँ बेचते हैं।
अब उसने क्या करा, अपना एक 5-10 लाख लाख रुपए लगा के ना वो माल वहाँ से खरीद लिया, फर्म के नाम से नहीं, पर्सनल नेम से, और पर्सनल नेम से कहीं और बेच दिया। अब कल को हमारे को पता चल गया कि इसने ना 5 लाख का माल ऐसे खरीदा था और ऐसे बेच दिया, फर्म में तो ये लेके नहीं आया, उसमें प्रॉफिट कमा गया ये। तो वो जो इसने प्रॉफिट कमाया ना, वो प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चाहे उसके अंदर हमारा कोई पैसा ना लगाओ। तो इसको बोला जाता है पर्सनल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द पार्टनर्स। वो प्रॉफिट ऐसा मान लिया जाएगा कि वो पार्टनरशिप फर्म का ही है। इफ ए पार्टनर डिराइव एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, या फ्रॉम द यूज ऑफ प्रॉपर्टी, या फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके, फर्म की नॉलेज को यूज करके तूने कोई भी प्रॉफिट ऐसा कमाया जो सीक्रेट था, तूने हमको नहीं बताया, तो वो मान लिया जाएगा कि वो प्रॉफिट फर्म का है, तुझे फर्म को पैसे वो देने पड़ेंगे। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एंड competing with them of the firm, he shall account for pay to the firm all profit made by him in the bad business। हमने जब तेरे को मना किया था, तेरे को कोई और बिजनेस करना ही नहीं है, तूने फिर पूरा बिजनेस कर लिया। अब मान लो पार्टनरशिप के अंदर है ना ABCD थे जो, इन्होंने आपस में क्या कर दिया कि हम यही बिजनेस करेंगे, इसके अलावा कोई और बिजनेस नहीं करेंगे। अब B और C ने कोई और बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है, अलग से भी, हमारे साथ भी कर रहा है, अलग से भी कर रहा है। तो B और C जो नए बिजनेस से जो भी पैसा कमाएंगे वो सारा पैसा ABCD में पड़ जाएगा, चारों में। उसको कहता है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर ए चेंज इन द फर्म। अब फर्म चेंज होगी और राइट एंड ड्यूटीज आपके क्या रहेंगे। तो कहता है आफ्टर ए चेंज इन द फर्म वेयर ए चेंज अकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन है, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन है, तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी थोड़ी चेंज होंगे, वो तो सेम ही रहेंगे, जो पहले थे वो नहीं रहेंगे। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स ऑफ द फर्म, फर्म की जो टर्म थी वो एक्सपायर हो गई। वेयर ए फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ए फिक्स टर्म एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो थोड़ी बदल जाएंगे। पार्टनरशिप फर्म बंद होगी मान लो आपकी, तो आपके जो राइट्स है, जो लोगों के पैसे देने हैं, वो तो देने ही पड़ेंगे। वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग आर कैरिड आउट, वेयर ए फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर, ठीक है, मोर एडवेंचर एंड अंडरटेकिंग कैरिड आउट देयर एडवेंचर अंडरटेकिंग आर द सेम और दोज इन द रिस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल एडवेंचर। जो आपके पहले ओरिजिनल एडवेंचर में थे वही अगले एडवेंचर में रहेंगे, वो तो सेम ही रहेंगे। आपने कोई एडिशनल अंडरटेकिंग ले लिया, तो जो आपका एक एडवेंचर के लिए राइट्स थे, म्यूचुअल राइट्स थे, वही आपके अगले एडवेंचर में रहेंगे, चेंज थोड़ी हो जाएंगे। रिलेशंस ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टी। अब पार्टनर्स का थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशन होता है, तो उसके अंदर सबसे पहले कहता है पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म। जो सारे पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म के एजेंट ही होते हैं, एक ने बोला दूसरे ने करना पड़ेगा वो काम, ठीक है। ए पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। बिजनेस करने के लिए सारे के सारे पार्टनर हम तुम्हारे एजेंट हैं, आप काम बोलो हम काम करेंगे। इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म। अब ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है, ये तो इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि पार्टनरशिप हमारे को जो भी काम बोलेगी हम करेंगे। एक्ट ऑफ द पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन यूजुअल वे बिजनेस ऑफ द काइंड कैरीड ऑन बाय द फर्म बाइंड द फर्म। अब एक बंदे ने कोई काम करा तो फर्म बाइंड हो जाती है, पूरी फर्म बाइंड हो जाती है उस काम को करने के लिए। एक पार्टनर ने किसी के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया थर्ड पार्टी के साथ, तो चारों के चारों बाउंड हो जाएंगे काम करने के लिए। अब यहाँ पर ना मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात आता है इम्प्लाइड अथॉरिटी के ऊपर, इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज एंड कस्टम ऑफ ट्रेड टू द कॉन्ट्रेरी इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर डज नॉट इम्पावर हिम टू। अब देखो अभी तक तो चलो बात आ गई थी आपकी, इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है, इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है कि एक ने काम करा तो सारी पार्टनरशिप हमको बाउंड कर देता है। अब कौन सी चीज़ इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती, सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ फर्म टू द आर्बिट्रेशन। अब आपके कोई डिस्प्यूट चल रहा है बाहर लोगों के साथ, तो ए ने बोल दिया कि ना ऐसे है, अभी हम ये ना कोर्ट में नहीं लग जाते इस डिस्प्यूट को, आर्बिट्रेशन से ही सोल्व करवा देंगे। सिर्फ ए के कहने से ये काम नहीं चल जाएगा, चारों का कहना जरूरी है। सबमिटेड डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन को दे दिया, या फिर ओपन ए बैंकिंग अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। मिस्टर ए ने बोला ऐसे है कि ना आप पार्टनरशिप फर्म के नाम पे वो मत खोलो अकाउंट, बैंक को कहता अब मेरे नाम पे अकाउंट खोलो चल जाएगा, बाकियों को पता ही नहीं, BCD को पता ही नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। इम्प्लाइड अथॉरिटी आपको ये पावर नहीं देती कि तू अपने नाम से अकाउंट खोल ले। तीसरा कहता है कॉम्प्रोमाइज रेलिंक्विश एनी क्लेम पोर्शन ऑफ द क्लेम बाय द फर्म। आप अपने ऊपर यानी कि आपने क्या कर दिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, रेलिंक्विश कर दिया, वेव कर दिया कोई राइट, कि आपने किसी ना किसी से पैसे लेने थे, पूरी फर्म ने पैसे लेने थे और आपने उसको बोल दिया चल हम तेरे से पैसे नहीं लेते जा। किसी एक के कहने से मिस्टर बी ने बोल दिया मैं नहीं, आप हम पैसे नहीं लेते तेरे से, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बिना चारों के गए आप ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते किसी के साथ। अब मान लो तुमने किसी के ऊपर केस किया हुआ था और सी जाके उसको कहा है कि हम तेरा ना ये जो केस है तेरा विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ ए सूट प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। पूरी फर्म ने किसी बंदे के ऊपर केस किया था और मिस्टर सी जाके विड्रॉ कराया, ऐसा नहीं होता। इम्प्लाइड अथॉरिटी आपको ये पावर नहीं देती कि आप सूट विड्रॉ कर लो। या फिर आपने कोई लाइबिलिटी एडमिट कर ली सूट की, मिस्टर डी था किसी के पास गया थर्ड पार्टी के पास और शराब पी के चला गया था बेचारा वहाँ पे, ठीक है, शराब पी के चला गया था, उसने ना गुस्से गुस्से में कह दिया जा कर ले जो करना है मेरा कर ले, हमारी फर्म पे वो केस करना कर दे। तो क्या हुआ, ऐसा नहीं कर सकते आप कोई भी लाइबिलिटी एडमिट नहीं कर सकते बिना उनसे पूछे, आपके पास ये पावर नहीं है।
एक बंदे ने इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर ली या बेच दी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ये पावर आपको इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं देती। इसका मतलब ये जो काम है ना, एंटर इनटू पार्टनरशिप बिहाफ ऑफ द, आपने कहीं और पार्टनरशिप कर ली, ऐसे नहीं कर सकते। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इम्प्लाइड अथॉरिटी आपको ये नहीं करने देती। इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम टू, ये वाले पॉइंट। उसका कहता है मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड फर्म। In order to bind a firm, act instrument done executed by partner other person on behalf of the firm shall be done executed in the firm name on any other manner expressing implying the intention to bind in the firm. उसका कहता है एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर इम्प्लाइड अथॉरिटी। द पार्टनर इन द फर्म में बाय कॉन्टैक्ट बिटवीन पार्टनर्स एक्सटेंड कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी। हम किसी भी पार्टनर की कोई भी पावर को बढ़ा भी सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं। अगर वो बढ़िया काम कर रहा है तो बढ़ा देंगे उसकी पावर को, अगर वो घटिया काम कर रहा है तो हम उसकी पावर को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ये हमारे पास पावर है, हम कर सकते हैं ऐसा। इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय द पार्टनर। अब एक बंदा नया आ गया, उसका एडमिशन हो रहा है, उससे क्या इफेक्ट होता है? एन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द पार्टनर कंसर्निंग द अफेयर ऑफ द फर्म इज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म इफ इट इज मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एडमिशन हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द पार्टनर, जो भी वो रिप्रेजेंटेशन देगा कंसर्निंग द अफेयर ऑफ द फर्म, वही हमारा एविडेंस मान लिया जाता है अगेंस्ट द फर्म ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर। इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिव पार्टनर। अब पता है जो एक्टिव पार्टनर होता है सुबह से लेकर रात तक वहाँ बैठते हैं, उसको नोटिस देना जरूरी है जब वो हटेगा। नोटिस टू ए पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म और द एनी मैटर रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म ऑपरेट्स एज ए नोटिस टू द फर्म एक्सेप्ट इन केस ऑफ ए फ्रॉड ऑन द फर्म कमिटेड बाय और विद द कंसेंट ऑफ दैट अदर पार्टनर। अब यहाँ पे ये क्या सिखाना चाह रहा है, चलो अपना एग्जाम्पल देखते हैं इसका। पी के आर आर द पार्टनर इन द बिजनेस फॉर परचेज एंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। इनका काम क्या है, ये परचेज सेल करते हैं सेकंड हैंड गुड्स। अब आर ने क्या कर लिया, परचेज कर लिया सेकंड हैंड कार ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म फ्रॉम एस। आर गया एस से, उसने सेकंड हैंड कार खरीद ली। अब जो वो डील कर रहा था एस के साथ, उसको पता चला ये कार तो चोरी की है, जो कि एक्स की है। उसने आके पी एंड क्यू को बता दी ये बात, भी मैं ना गाड़ी खरीदने गया था, वो गाड़ी ने चोरी की है, अब खरीदूं या ना खरीदूं। पी क्यू कहते कोई नहीं तू खरीद ले, इग्नोर कर दें उस बात को। सारे के सारे लायबल हो जाएंगे। जब एक्स को पता चलेगा ना मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है, तो सारे के सारे पार्टनर पी क्यू आर तीनों लायबल हो जाएंगे एक्स को वो गाड़ी देने के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? पी क्यू ने इस बात को इग्नोर कर दिया, तो उसको पता था। ठीक है, तो फ्रॉड के केस में नोटिस वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती, नोटिस दिया नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, पी क्यू आर तीनों लायबल हो जाएंगे। तो क्या था, नोटिस टू ए पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म operates as a notice to the firm except in case of a fraud on the firm committed by or any with the consent of that partner. लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टनर। और उसमें ना एक पॉइंट ये भी होता है कि जैसे मान लो कि अब तीन पार्टनर हैं, अब तीन पार्टनर में से एक जने को ये बता दिया कि इसमें गड़बड़ है। अब उसने तो आर को बता दिया था, उसने तो आर को बता दिया ना। अब वो पी क्या ये नहीं कह सकते, पी क्या बाद में ये नहीं कह सकते कि तूने हमारे को तो बताया ही नहीं कि ये गाड़ी चोरी की है, वो तो आर ने बताया था, तूने तो नहीं बताया ना। ना, एक को बता दिया तो ये मान लिया जाता है कि पूरी फर्म को ही बता दिया। और फ्रॉड के केस में तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है। फ्रॉड केस में एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड और फर्म कमिटेड बाय विद द कंसेंट ऑफ अदर दैट पार्टनर, तीनों लायबल। उसके बाद कहता है लाइबिलिटी थर्ड पार्टी। लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म, एवरी पार्टनर लायबल होगा जॉइंटली और विद द अदर पार्टनर ऑल्सो सेवरली। जो भी काम करोगे सारे के सारे लायबल होंगे, गलती ये करेगा भुगतेंगे सारे। लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर, एक पार्टनर ने गलती करी पूरी फर्म भुगतेगी। वेयर बाय द wrongfully act omission of partner in the ordinary course of business of the firm with the authority of the partner, loss injury is caused to third party, penalties incurred, firm is liable to the same extent as the partner. Liability of firm for misapplication by the partners, a partner acting with the apparent authority receive money or property from a third party and उसको misapply कर देता है, या a firm in the course of business receive money property from a third party and money or property is misapplied by any of the partner while it is the custody of the firm, firm liable हो जाएगी उस लॉस को गुड करने के लिए। मतलब गलती करेगा पार्टनर, भुगतेंगी पूरी फर्म। राइट ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ ए पार्टनर्स इंटरेस्ट, ए ट्रांसफर बाय ए पार्टनर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म आइदर एब्सोल्यूट या मॉर्गेज या बाय क्रिएशन ऑफ हिम ऑन चार्ज डज नॉट इंटाइटल द ट्रांसफरी ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ द फर्म टू इंटरफेयर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस टू रिक्वायर अकाउंट्स टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट इंटाइटल द ट्रांसफरी ओनली टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफरी पार्टनर। ट्रांसफरी शैल एक्सेप्ट द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एग्रीड टू इट बाय द पार्टनर्स। यहाँ पे अपने को ट्रांसफरी के राइट दिए हुए हैं। If the firm is dissolved or if the transferee partner cease to be a partner, the transferee is entitled as against the remaining partner to receive the share of the asset of the firm to which transferee partner is entitled for the purpose of ascertain that share account as from the date of the dissolution. उसके बाद कहता है क्या माइनर हो सकता है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बनता है पेपर के अंदर, ऊपर वाले एक दो आप रीडिंग में डाल सकते हो।
चलो, माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप सेक्शन 30। ए पर्सन हु इज ए माइनर अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज ए सब्जेक्ट मे नॉट बी पार्टनर इन द फर्म, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। बट अगर सारे पार्टनर्स कंसेंट दे दें तो वो एडमिट हो सकते हैं, ये बात ये ठीक है। दूसरा क्या कहता है, माइनर हैज राइट टू शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, माइनर के पास राइट है प्रॉपर्टी के अंदर शेयर उसको मिलेगा, एंड प्रॉफिट के अंदर हिस्सा मिलेगा। जो भी बात हुई थी वो इंस्पेक्शन कर सकता है बुक्स अकाउंट्स, अगर देखना चाहे तो कर सकता है। माइनर का शेयर लाइबल होगा, कल को अगर पार्टनरशिप फर्म को कोई लॉस हो जाता है तो माइनर का जो हिस्सा है वो भी आप उससे ले लेंगे और उस हिस्से को लाइबिलिटी पे कर देंगे आप, ये बात ठीक है। ए माइनर मे नॉट sue द पार्टनर फॉर एनी अकाउंट पेमेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी या प्रॉफिट ऑफ द फर्म save when severing the connection with the firm. In such case, amount of a share shall be determined by the valuation made as far as possible in accordance with the rules contained in section 48. Provided all the partners acting together, partner entitled to dissolve the firm upon notice to other partners may elect in such suit in dissolve the firm. Court shall proceed with the suit one of the dissolution. Setting accounts between the partners and amount of the share of the minor shall be determined along with the share of the partners. इस पॉइंट के अंदर वो क्या बता रहा है, जो माइनर का जो शेयर है वो अपन माइनर का जो शेयर है वो कहाँ से निकालेंगे, उसके लिए हम वैल्यूएशन ऑफिसर को बुलाएंगे, जो सेक्शन 48 के अंदर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यूएशन करवाएंगे, उसका प्रॉफिट का हिस्सा बनता कितना है। अब जो पार्टनर्स हैं वो गड़बड़ ना करते माइनर के साथ, क्योंकि माइनर तो केस नहीं कर सकता ना, माइनर केस तो कर ही नहीं सकता पार्टनर्स के ऊपर। तो वो यही लिख रहा है कि माइनर मे नॉट sue द पार्टनर्स फॉर अकाउंट और पेमेंट ऑफ शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो उसकी जो वैल्यूएशन है वो सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग हम लगवाएंगे उसकी, ठीक है। प्रोवाइडेड ऑल द पार्टनर्स एक्टिंग टुगेदर एनी पार्टनर इंटाइटेड टू डिसॉल्व द फर्म, नोटिस वगैरह देते हैं वो, जो उसकी फॉर्मेलिटीज होती हैं लीगल फॉर्मेलिटीज वो पूरी कर देना। अब एक बात इसके अंदर और होती है, वो क्या होती है, एट एनी टाइम विद इन द 6 मंथ ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी, जब वो 18 साल का पूरा हो जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको बताना होता है कि मैं आगे ये कंटिन्यू करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता। तो एट एनी टाइम विद इन द 6 मंथ ऑफ द अटेनिंग मेजोरिटी ऑब्टेनिंग नॉलेज दैट ही हैज बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप विच एवर डेट इज लेटर, यानी कि 6 महीने का टाइम दिया जाता है। सच पर्सन एक नोटिस देगा कि मैं बनना चाहता हूँ आगे पार्टनर्स या नहीं बनना चाहता, ठीक है, वो अपनी पोजीशन को बता देगा। प्रोवाइडेड ही, अगर वो फेल हो गया 6 महीने के अंदर अंदर तो ऐसा मान लिया जाएगा, 6 महीने के बाद ऐसा मान लिया जाएगा कि वो आगे कंटिन्यू करेगा, वो पार्टनर बन चुका, क्योंकि वो पहले किसी चीज़ों के लिए लाइबल नहीं होता था, देनदारियों के लिए लाइबल नहीं होता था, वो आज से वो लाइबल हो जाएगा जैसे वो 18 साल का हो गया। वेर एनी पर्सन हैज़ बीन एडमिटेड एज ए माइनर टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप इन ए फर्म, जो बर्डन है प्रूविंग दैट फैक्ट पर्सन हैज नो नॉलेज एडमिशन अंटिल ए पर्टिकुलर डेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ अटेनिंग मेजॉरिटी शैल लाई ऑन द पर्सन असर्टिंग दैट फैक्ट। जो पर्सन है, ये जो बर्डन है उसी पर्सन के ऊपर रहेगा। वेयर सच पर्सन बिकम ए पार्टनर, वेयर सच पर्सन बिकम्स ए पार्टनर, तो उसके जो राइट है लाइबिलिटी है माइनर कंटिन्यू अप टू द डेट ऑन विच ही बिकम्स ए पार्टनर, बट ही आल्सो बिकम पर्सनली लाइबल हो जाएगा थर्ड पार्टी को जो काम उसने माइनर होने के बाद करें, ठीक है। शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी प्रॉफिट ऑफ द फर्म उसको नॉर्मली मिलेंगे, जैसे उसको अब औरों को मिलते हैं वैसे अब इसको मिलने शुरू हो जाएंगे। वेयर सच पर्सन इलेक्ट नॉट टू बिकम ए पार्टनर, अब वो कहता है मैं तो नहीं बनना चाहता पार्टनर, फिर तो राइट एंड लाइबिलिटी शैल कंटिन्यू रहेंगे दोज टू ए माइनर अंडर द सेक्शन अप टू द डेट ऑन विच ही गिव अ पब्लिक नोटिस, उसने एक पब्लिक नोटिस दे दिया था कि मैं तो नहीं बनना चाहता आगे तुम्हारा पार्टनर, मैं तो इस कंपनी को छोड़ रहा हूँ, पार्टनरशिप को कोई और देखूंगा, मैं तुम्हारे को छोड़ रहा हूँ, तो उसको माइनर ही ट्रीट किया जाएगा। अब तक जो उसके राइट एंड लाइबिलिटीज होती थी वो कंटिन्यू रहेंगे एज ए माइनर जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता, तो पब्लिक नोटिस तक उसके जो राइट्स हैं लाइबिलिटी हैं वो माइनर की तरह रहेंगी। ही शेयर शैल नॉट बी लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ द नोटिस, अब नोटिस के बाद जो तुम्हारी लाइबिलिटी है उसके लिए तो मैं लाइबल नहीं हूँ, उसके लिए मैं लाइबल नहीं रहूँगा। ही शैल बी इंटाइटेड टू सू द पार्टनर्स फॉर ही शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर पार्टनर मेरा कोई शेयर नहीं देते तो मैं उनके ऊपर केस कर सकता हूँ क्योंकि ये अब माइनर मेजर बन चुका है। अगला टॉपिक आता है लीगल कंसिक्वेंसेज ऑफ पार्टनर्स कमिंग इन एंड गोइंग आउट। एनी चेंज इन द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विल रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है ना पार्टनरशिप फर्म का, अगर कुछ भी चेंज होता है पार्टनर्स के अंदर। थस एन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर्स, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, फर्म विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। अब वह पहले कहता है नया बंदा आ गया, अगर आपके एडमिशन हो जाता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई नया बंदा आ जाता है तो आपके अंदर क्या हो जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी, आपकी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी। नो पर्सन शैल इंट्रोड्यूस एज ए पार्टनर, जब तक कि उसको पुराने पार्टनर से फुली कंसेंट नहीं मिल जाती, सारे के सारे हाँ बोलेंगे तभी नया पार्टनर आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता। ए पर्सन हु इज इंट्रोड्यूस एज ए पार्टनर इनटू ए फर्म डज नॉट बिकम लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन। अब जो नया बंदा आ जाए, मान लो ABCD थे, ई को आप ले आए, ई को आप लेके आए 15 दिसंबर को, तो 15 दिसंबर के बाद जो आपका काम करेगा ना उसके लिए वो लाइबल होगा, 15 दिसंबर से पहले के लिए लाइबल थोड़ी ना होगा। उसके बाद कहता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर जो यहाँ से जा रहा है, अब जो पार्टनर हमारे को छोड़ के जा रहा है, मान लो ABCD में से B छोड़ के जा रहा है हमारे को, तो वो छोड़ के कब जाएगा, विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, वो सारों की कंसेंट लेगा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, एक्सप्रेस एग्रीमेंट के थ्रू बता के जाएगा। और पार्टनरशिप अपनी बिल की थी तो वो पब्लिक नोटिस भी दे के जाएगा लोगों को कि मैं इस पार्टनरशिप हमको छोड़ के जा रहा हूँ, और पब्लिक नोटिस देना जरूरी है क्योंकि वो एक्टिव पार्टनर था, ऑस्टेंसिबल पार्टनर था।
ए रिटायरिंग पार्टनर वे भी डिस्चार्ज हो जाएगा एनी लाइबिलिटी से, थर्ड पार्टी को वो पेमेंट नहीं करेगा जैसे ही उसने वो दे दिया था, नोटिस दे दिया था। ठीक है, तो नोटिस के बाद अगर उसने नोटिस दे दिया था तो उसके वो तो हट गया, वो तो रिटायर हो गया, अब वो किसी भी काम के लिए लाइबल नहीं होगा। लेकिन जब तक वो रिटायर नहीं हुआ तब तक के सारे काम के लिए वो लाइबल होगा। मान लो वो हट के चला गया, पब्लिक नोटिस नहीं दिया उसने, तो जब तक उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया ना, उस डेट तक वो किए जाने वाले सारे काम लाइबल हो जाएगा। मान लो कि उसके डेट हटने की डेट है जो वो थी 25 दिसंबर। ठीक है, लेकिन उसने जो पब्लिक नोटिस दिया वो दिया है 7 जनवरी को। तो 25 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच में भी ए बी सी डी ने जो काम करे हैं उसमें बी तो था ही नहीं, ए और सी और डी ने जो मिलकर काम करे थे उसके लिए लाइबल हो जाएगा बी, क्योंकि बी ने नोटिस दिया 7 तारीख को। तो नोटिस 7 के साथ दे देना चाहिए, नोटिस तक वो लाइबल होता है, उसके बाद वो लाइबल नहीं होगा। ठीक है, द ही एंड पार्टनर्स कंटिन्यू बी लाइबल एज ए पार्टनर टू थर्ड पार्टी for any act done any of them which would has been act of the firm if done before the retirement until public notice is given to the retirement. Provided retired partner is not liable to third party who deal with the firm without knowing that he was a partner, उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा जिसको यही नहीं पता था कि भी यहाँ पे पार्टनर है या नहीं है। उसके बाद कहते हैं एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। कई बार क्या होता है हम पार्टनर को ना हटा देते हैं। ए पार्टनर मे नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम ए फर्म बाय एनी मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स। देखो अगर आप पार्टनर को किसी को हटाना है ना, अब मान लो 5-6 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर को आप हटाना चाहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मेजोरिटी से हाँ भर दी और उस पार्टनर को हटा दिया, आप हटा नहीं सकते ऐसे। ए पार्टनर मे नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम ए फर्म बाय एनी मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर सेव इन द एक्सरसाइज ऑफ द गुड फेथ ऑफ द पावर। गुड फेथ में होना चाहिए, गुड फेथ में आप उसको हटाओ, ऐसे नहीं हटा सकते। द प्रोविजन शैल अप्लाई टू एक्सपेल्ड पार्टनर एज इफ ही वर ए रिटायर्ड पार्टनर। प्रोविजन सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे रिटायर्ड पार्टनर वाले। अब ये गुड फेथ ये क्या सिखाना चाह रहा है मेजोरिटी वाला। अब मान लो 3 पार्टनर थे, 3 पार्टनर थे ए बी सी। ए और बी की वाइफ आपस में लड़ पड़ी। ठीक है, और ना जो ए था, ए की वाइफ को ना ज़्यादा चोट आ गई थी, तो उसने ज़्यादा घर में भड़का दिया ए को। अब एक गुस्से में आके ना सी को फ़ोन करता है, ऐसे कहता है उसको, सी को फ़ोन करके कहता है ऐसे है, बिना अपन ना बी को हटाएंगे, बी को अपने को एनी हाउ अपने को पार्टनरशिप से हटाना है। तो उसने सी को गोली दे दी पैसे पूछे की। ठीक है, और बोल दिया मेजोरिटी अपने पास आ गई, 3 में से 2 आप होंगे, मेजोरिटी अपने पास आ गई तो आप बी को हटा देंगे। बिना किसी रीज़न के आपने बी को हटा दिया, नहीं हटा सकते, गुड फेथ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मेजोरिटी नहीं चलेगी आपकी। ए पार्टनर मे नॉट बी एक्सपेल्ड, आप उसको भगा नहीं सकते फ्रॉम ए फर्म से बाय एनी मेजोरिटी से। ठीक है, अनलेस गुड फेथ हो तो आप ऐसे किसी को नहीं हटा सकते। ऐसा एग्जाम्पल दिया भी हुआ, पढ़ लेना इसको। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। Where a partner in the firm is adjudicated as insolvent, he ceased to be partner on the date on which order of adjudication is made। आपका ऑर्डर आ जाता है कि आप इंसॉल्वेंट हो गए, वहाँ से आप डिस्चार्ज हो जाओगे, वहाँ तक के लिए लाइबल हो, उसके बाद आप लाइबल नहीं होगे। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन द competing बिजनेस। An outgoing partner may carry on the business competing with that of the firm. He may advertise such business, but subject to contrary, he may not use the firm name। जो बंदा अपने को छोड़ के गया है वो अपने फर्म का नेम यूज़ नहीं कर सकता और अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म। ऐसे नहीं कहेगा कि वो बिजनेस अभी भी चल रहा है। जब हमने बिजनेस बंद ही कर दिया तो उसके अंदर से जो बंदा रिटायर हो गया था वो अपने नाम से अपनी बिजनेस फर्म का नेम यूज़ करके ऐसे बिजनेस नहीं कर सकता। वो हम जब चारों इकट्ठे थे ना तब कर सकते थे, आप अकेले में नहीं कर सकते। या कस्टम उसको भड़का दे, सोलिसिट द कस्टम ऑफ पर्सन हु वर डीलिंग विद द फर्म बिफोर ही सीज टू द पार्टनर। वो अपने ना कस्टमर को भड़का दे, सोलिसिट कर दे, उसको भड़काना भड़का दे, यार तुम ऐसे उसको छोड़ो, अब मैंने नया काम कर लिया। ठीक है, पहले तो ऐसे थे, ये था वो था, अब आप मेरे पास आओ, मैं आपको डील करता हूँ, मैं आपको ये दे दूंगा, मैं ये सस्ता दे दूंगा, वो दे दूंगा, ऐसे नहीं कर सकते। सोलिसिट करना कस्टमर को ऑफ पर्सन हु वर डीलिंग विद द फर्म, जो फर्म पहले फर्म के कस्टमर थे। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, आप रोक लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पार्टनरशिप में आप रोक लगा सकते हो। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट वेयर एनी मेंबर ऑफ द फर्म हैज़ डाइड अदरवाइज सीज टू बी पार्टनर। सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर बिजनेस करते जा रहे हैं, उसी की प्रॉपर्टी से आप बिजनेस करते जा रहे हो विदाउट एनी फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। आपने अकाउंट सेटलमेंट तो करे नहीं, या तो आप उसकी सेटलमेंट कर देते, जो डी मरा था आप उसकी सेटलमेंट कर देते, उसका जो हिस्सा बनता था उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे देते। आपने कहा एक बार सेटलमेंट करेंगे, लास्ट में करेंगे, आपने उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करके बिजनेस करते जा रहे हो, बिजनेस बंद आपने करा ही नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रेरी, आउटगोइंग पार्टनर या फिर उसकी एस्टेट इज इंटाइटल एट द ऑप्शन ऑफ हिमसेल्फ या रिप्रेजेंटेटिव टू शेयर ऑफ प्रॉफिट मेड सिंस ही सीज टू बी पार्टनर, ही मे बी एट्रीब्यूटेबल टू द यूज ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब क्या करो, या तो उसको प्रॉफिट का हिस्सा दो या फिर हम उसको लोन ट्रीट करेंगे 6% अब ब्याज पे करो। प्रोवाइडेड दैट वेयर बाय कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टनर ऑप्शन इज गिवन टू सर्वाइविंग कंटिन्यूइंग पार्टनर टू परचेज द इंटरेस्ट ऑफ डिसीज्ड आउटगोइंग पार्टनर। ऑप्शन इज ड्यूली एक्सरसाइज होना चाहिए
Estate of the deceased partner or going partner as case may be not entitled to any further or share of the profit, but if any partner assuming to act in exercise of the portion does not in all material respect comply with the terms, he is liable to account under the foregoing provision of this section. उसके बाद क्या कहता है, जैसे अपन एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एक ए बी सी पार्टनर थे, मैन्युफैक्चरिंग का काम था। ए इज इंटाइटल्ड टू 3/8 ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट का हिस्सा मिलता था उसको 3/8। ए बिकम बैंकरप्ट, अब ए तो बैंकरप्ट हो गया। वेरस बी एंड सी ने क्या करा, कंटिन्यू करते जा रहे बिजनेस विदाउट पेइंग आउट द ए शेयर ऑफ द पार्टनरशिप एसेट, सेटलमेंट तो करी नहीं। ए एस्टेट इज इंटाइटल्ड, अब ए की जो एस्टेट तुम यूज़ कर रहे हो ना, प्रॉपर्टीज को यूज़ कर रहे हो, तो उसको उसका 3/8 हिस्सा प्रॉफिट का देना पड़ेगा, आपको देना ही पड़ेगा जब तक आपका फर्म लिक्विडेशन में नहीं चली जाती। Revocation of continuing guarantee by change in the firm. According to Section 38, a continuing guarantee given to a firm or third party in respect of a transaction of a firm is absence of agreement to contrary revoked कर ली जाएगी future transaction from the date of any change in the reconstitution of the firm. अब क्या हुआ, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगी तो आज तक के तो लाइबल है ही, पार्टनरशिप फर्म लाइबल है। मान लो ABCD थे, आज तक तो ए ने कोई भी परचेज करा मार्केट से, उसके लिए फर्म लाइबल होती थी। अब ए को हमने हटा दिया, ए को हटा दिया तो फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए हम ये गारंटी को रिवोक कर रहे हैं। अब यूँ ना हो ए हटने के बाद क्या हुआ, पार्टनरशिप से तो वो रिटायर हो गया, हटने के बाद ही वो चीज़ वहाँ से खरीदता जा रहा है, तो फर्म थोड़ी लाइबल होगी। फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए हम अपनी गारंटी को रिवोक कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे को छोड़ के जा रहा है। तो मियर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म ऑपरेट्स टू रिवोक द गारंटी एज टू द ऑल फ्यूचर ट्रांजेक्शन। आज तक हम ए ने खरीदा जो आपसे, उसके लिए फर्म लाइबल है, ठीक है। आज के बाद ए तुम्हारे से कोई चीज़ खरीदता है तो फर्म लाइबल नहीं होगी क्योंकि ए को हमने हटा दिया। तो यहाँ पर हमारे ये यूनिट खत्म होगी। अब आती है यूनिट 3, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं, रजिस्ट्रेशन के बारे में है। सबसे पहले कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। जो फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना है वो कंपलसरी नहीं होता वैसे तो, लेकिन आप कभी भी चाहें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म में बी अफेक्टेड एट एनी टाइम बाय सेंडिंग द पोस्ट डिलीवरिंग टू रजिस्ट्रार ऑफ द एरिया। हर एरिया का ना अपना एक रजिस्ट्रार होता है। आप जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पे भी आप रहते हैं, आपके एरिया का एक रजिस्ट्रार होता है। उसको बस आपको ना कुछ डॉक्यूमेंट पोस्ट करने हैं और आपका फर्म रजिस्टर्ड हो जाएगी। इन विच द एनी प्लेस ऑफ बिजनेस द फर्म इज सिचुएटेड, जहाँ पे आपका बिजनेस कर रहे हो ना, आप जहाँ से बिजनेस कर रहे हो वहाँ के एरिया के रजिस्टर को अपने कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करो। उसमें क्या लिखोगे आप, फर्म का नेम क्या है, प्लेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है आपका, नेम ऑफ एनी अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, क्या आप उसके अलावा किसी और जगह से बिजनेस करते हैं, डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, सभी पार्टनर से कौन सी डेट को ये फर्म ज्वाइन करी थी, नेम इन द फुल परमानेंट एड्रेस दे दो, उसका ड्यूरेशन दे दो फर्म की कितनी है, कुछ प्रिस्क्राइब्ड फीस देनी होती है आप लोगों को, उस फीस देके आप ये वाले डॉक्यूमेंट उसको सबमिट कर देंगे रजिस्ट्रार को। उसके बाद कहता है स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय द ऑल द पार्टनर, सारे क्या करेंगे पार्टनर उसके ऊपर साइन कर देंगे। ईच पर्सन साइनिंग द स्टेटमेंट शैल ऑल्सो वेरीफाई इन द मैनर प्रिस्क्राइब, जो भी मैनर प्रिस्क्राइब होगा वेरिफिकेशन करवा दी जाएगी। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ए फर्म नेम शैल नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आप ये वाले नाम अपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए यूज़ नहीं कर सकते, जो कि वर्ड है क्राउन, इंपीरियर, इम्प्रेस, इंपायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल। ऐसे वर्ड आप ना कभी भी यूज़ नहीं कर सकते अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर। लेकिन अगर आपको अप्रूवल मिल जाए स्टेट गवर्नमेंट की, वो कंसेंट दे दे आपको, तो आप ये वाले वर्ड यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, व्हेन द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड। अब आपने उसको डॉक्यूमेंट भेजे थे ना, अब अपने उसको डॉक्यूमेंट दे दिए थे, जो अपने एरिया का रजिस्ट्रार था वो आपके डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है। आपके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद उसको लगा यार कोई दिक्कत नहीं है, सारे पूरे हैं, जितने डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए थे, जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी पूरी हैं, तो वो फॉर्म आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा, आपको रजिस्ट्रार आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा, तो आपकी फर्म आज से रजिस्टर्ड होगी। जब भी आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो जाती है तो आपकी फर्म के नाम पे साथ ब्रैकेट में लिखा जाता है कि ये फर्म रजिस्टर्ड है। लेट रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट और पेनल्टी, इफ द स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फर्म इज नॉट सेंट डिलीवर टू रजिस्टर। अब रजिस्टर ने आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगे थे, अब आप उसको दे नहीं रहे, अगर आप लेट करोगे तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पर ईयर, पूरे साल की 100 रुपये की एक पेनल्टी होती है, वो पे करके आपको डॉक्यूमेंट जमा करवानी है, तब आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो जाएगी। दूसरा कहता है कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अब बारी बारी ये क्यों बोल रहा था रजिस्ट्रेशन करो रजिस्ट्रेशन करो। अब यहाँ पर हमारे को 4 पॉइंट ये बताएगा कि अगर आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो आप ये 4 काम नहीं कर पाओगे। यानी कि अगर आपकी फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके क्या कंसिक्वेंस होंगे। सेक्शन 69 विद सेक्शन, आपको ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि ये पेपर के अंदर बहुत बार रिपीट हुआ है टॉपिक ये वाला। पहला केस आता है नो सूट इन द सिविल कोर्ट बाय फर्म। फर्म सिविल कोर्ट के अंदर आप केस नहीं कर पाएगी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर, यानी कि अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी। आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं कर पाओगे। अगर आपके साथ सप्लायर ने कोई गड़बड़ कर दी तो आप उसके, या कस्टमर ने कोई गड़बड़ कर दी तो आप उसके ऊपर थर्ड पार्टी के ऊपर, मान लो कोई कस्टमर आपके पैसे लेके भाग गया तो आप कस्टमर के ऊपर केस नहीं कर पाओगे। नो रिलीफ टू पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ द क्लेम। पार्टनर्स आपस में कोई भी अमाउंट सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, जो आपका लेन देन होगा आपस में
यानी कि आप केस नहीं कर पाओगे किसी के ऊपर, अगर वो अमाउंट 100 रुपये से ज़्यादा है तो सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। एग्रीव्ड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर ऑफ द फर्म, या फिर फर्म। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर पाएगा, एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस नहीं कर पाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ। अब आप कस्टमर के ऊपर केस नहीं कर सकते, लेकिन कस्टमर आपके ऊपर केस कर सकता है, चाहे आप रजिस्टर्ड हो चाहे आप रजिस्टर्ड नहीं हो। सोच के देखो, आपने कस्टमर के साथ गड़बड़ कर दी, उससे एडवांस पैसे ले लिया और उसको गुड्स आपने डिलीवरी नहीं करे, अगर आपके ऊपर वो केस ना कर पाए ना, तो फिर तो सारे यूं कर लें, पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाएंगे ही नहीं। लोगों के साथ धोखाधड़ी करो, वो केस तो कर नहीं पाएगा, ठीक है, धोखाधड़ी करो और भाग जाओ। लेकिन लो चालू है यहाँ पे, लोग कहते हैं तू उसके ऊपर केस नहीं कर सकता, लेकिन वो तेरे ऊपर केस कर सकता है। थर्ड पार्टी कैन sue द फर्म। अब इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? द राइट ऑफ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी तेरे ऊपर केस कर सकता है, कर सकता है। राइट ऑफ पार्टनर टू sue फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फॉर सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इस केस में आप कर सकते हो केस, जब आपकी फर्म डिसॉल्व होएगी तब आपको कोई अकाउंट सेटलमेंट करनी है, तब आप कर सकते हो एक दूसरे के ऊपर केस। द पावर ऑफ ऑफिशियल असाइनी, जब ये फर्म बंद होती है तो ऑफिशियल असाइनी आता है, जो रिसीवर आता है, कोर्ट एक रिसीवर को अपॉइंट करता है कि तू इस प्रॉपर्टी को बेच, इंसॉल्वेंट पार्टनर की प्रॉपर्टियों को बेच, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना पड़ जाए तो आप तब आप ले सकते हो, केस कर सकते हो अगर वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा नहीं है। ये बात ऊपर भी बोल दी थी इसने। राइट टू सूट एंड प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हेयर्स ऑफ द डिसीज पार्टनर ऑफ फर्म अकाउंट इज फर्म रिलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। इस केस में भी आप कर सकते हो। ये 5 एक्सेप्शन है जो आपको याद रखनी है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है? फर्म का बंद हो जाना। अब आप इसको डिफरेंस से सीखते हैं। अब एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, दोनों एक चीज़ नहीं होती। फर्म का मतलब क्या होता है? फर्म का डिसॉल्व होना क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स डिसकंटिन्यूशन ऑफ द बिजनेस इन पार्टनरशिप, यानी कि मैं बिजनेस ही बंद कर रहा हूँ, तो मतलब इसके बाद ये बिजनेस करेंगे ही नहीं। आप ABCD थे, डी मर गया, तो आपने सोचा बिजनेस ही डिसॉल्व कर रहे हैं, आप बिजनेस करते ही नहीं, कंटिन्यूशन करने जाते ही नहीं इसको, तो वो तो होता है बिजनेस का बंद हो जाना। पार्टनरशिप का बंद होना क्या होता है? ABCD के अंदर डी मर गया, तो हमने कहा डी हमारा पार्टनर नहीं रहा ना, तो हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है। बिजनेस तो हम करेंगे, डी की जगह ई को ले आएंगे। डी रिटायर हो गया, मान लो ई आ गया, तो पार्टनरशिप तो चलती रहेगी। पार्टनरशिप चेंज हुई है ना, पार्टनरशिप फर्म तो चलती रहेगी, तो इट डज नॉट अफेक्ट कंटिन्यूशन इन द बिजनेस। इसको बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, मतलब जो पार्टनर पहले थे वो नहीं रहे, नए आगे। वाइंडिंग अप, इट इन्वॉल्व्स वाइंडिंग अप ऑफ फर्म्स एंड रिक्वायर रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। डिसोल्यूशन फर्म के अंदर क्या होता है? अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है, वाइंडिंग अप के केस में इट इन्वॉल्व्स वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म, फर्म भी वाइंडिंग अप होगी। अब एसेट को बेचो, लायबिलिटी की सेटलमेंट करो। अब जबकि पार्टनरशिप के केस में क्या होता है? पार्टनरशिप बंद हुई है ना, डी रिटायर हुआ है, तो सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, तो हम क्या करेंगे? एसेट की रीवैल्यूएशन कर लेंगे। एसेट को पहले बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड किया हुआ है ना, तो अब क्या करो? उसको रीवैल्यू कर दो, लाइबिलिटी को रीवैल्यू कर दो। कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर आया, ए फर्म में भी डिसॉल्व हो सकती है अगर कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है। पार्टनरशिप के लिए कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता कभी भी, वो तो पार्टनर्स आपस में ही देख लेंगे किसको हटाना है किसको नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट ऑर्डर बाय द कोर्ट, पार्टनरशिप बंद होने के लिए ऑर्डर कोर्ट का आने की जरूरत नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर आने की। स्कोप, इट नेसेसरली इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब मान लो आपका फर्म ही बंद होगी, आपकी पार्टनरशिप फर्म ही बंद होगी, तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप भी बंद होगी। और जबकि पार्टनरशिप बंद होगी, अगर आपकी पार्टनरशिप खत्म होगी, डी चला गया, तो हो सकता है आपकी बिजनेस बंद हो भी जाए, हो सकता है आपका बिजनेस बंद ना हो। जब फर्म बंद होगी तो पार्टनरशिप तो जाएगी जाएगी, लेकिन जब पार्टनरशिप जाएगी तो जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डिसॉल्व भी होएगी। फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जब आपकी फर्म ही बंद होगी तो क्लोजर तो होंगे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेकिन जब आपकी पार्टनरशिप बंद होती है ना, तब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। इट डज नॉट इन्वॉल्व फाइनल क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अब फर्म का जो डिसॉल्व होता है वो कैसे होता है? एक तो होता है वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से आपस में मिले, चारों जने, चार जने कहते हैं यार देखो ऐसे अभी आप ना म्यूचुअल कंसेंट ही कर लेते हैं, अभी आप आगे बिजनेस नहीं कर पाएंगे, जिस हिसाब से आप चल रहे हैं, जिस हिसाब से अपना नेचर है, आप नहीं आगे चल पाएंगे, ठीक है। चारों ने मिला, कंसेंट दी, बिजनेस बंद, ये तो हो गया वॉलंटरी एग्रीमेंट से ही हो गया। एक होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, अपने को करना ही पड़ेगा। कैसे? ABCD में से जो C है ना वो इंसॉल्वेंट हो गया, या आपके साथ कुछ ऐसा हो गया जो अनलॉफुल था। आप जो बिजनेस करते थे, जिस चीज़ का बिजनेस करते थे, गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, वो प्रोडक्ट ही बैन कर दिया, तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी, अब आपके साथ कुछ ऐसा हो गया, कुछ कंटीजेंसी होगी जिसकी वजह से आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। वेयर द फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ए फिक्स टर्म, जैसे कि एक फर्म आपकी 5 साल के लिए बनाई थी, वो 5 साल पूरे हो गए, बिजनेस बंद कर दो। आपने एक पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए बिजनेस बनाया था, वो पर्टिकुलर एडवेंचर आपका कंप्लीट हो गया, बिजनेस बंद करो।
पार्टनरशिप खत्म करो। कोई बंदा मर गया, डेथ होगी या इंसॉल्वेंट हो गया, बिजनेस बंद कर दो। डिसोल्यूशन बाय नोटिस बाय द पार्टनरशिप एट विल। अब अगर विल था, अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल थी तो एक नोटिस दो राइटिंग के अंदर कि हम बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, बिजनेस बंद कर दो। अब ये 4 केस थे जो जब आप अपनी मर्जी से बिजनेस बंद कर रहे थे। लेकिन अब बोले जो केस हैं वो केस आ रहे हैं कि कोर्ट आपको एक वो दे रही है नोटिस कि तेरा बिजनेस बंद कर दे, हम तेरे को ऑर्डर दे रहे हैं। अब कोर्ट का ऑर्डर आता है पहले केस में, क्या किस केस में आता है, अगर आप अनसाउंड माइंड हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, तो कोर्ट आपको बोलेगी ये बिजनेस बंद कर दे, नहीं तो हम कर देंगे तेरा बिजनेस। कोई बंदा टेम्परेरी सिकनेस हुआ, टेम्परेरी सिकनेस से कभी भी डिसोल्यूशन नहीं होता, ध्यान रखना, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। टेम्परेरी सिकनेस, कोई बंदा टेम्परेरी नेचर के से बीमार हुआ है तो उसका मतलब बिजनेस बंद नहीं करेंगे हम उसका। कोई बंदा परमानेंट इनकेपेसिटी होगी, कोई बंदा परमानेंट इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, ठीक है, फिजिकल डिसेबल हो गया, नहीं काम कर सकता इलनेस की वजह से, फर्म बंद कराओ। मिसकनेक्ट कर दिया, पार्टनर आपस में एक दूसरे के साथ मिसकनेक्ट कर रहे हैं, पैसा लूट लिया एक दूसरे का, मिसकनेक्ट कर दिया, कनेक्ट हो बिजनेस में, एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं वो बिजनेस से, बिजनेस बंद करा दो। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, आप ना क्या कर रहे हो, एग्रीमेंट तोड़ते जा रहे हो, धड़ाधड़ पर क्या कर रहे हो, दबा दब क्या कर रहे हो, एग्रीमेंट तोड़ते जा रहे हो, लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, इम्बेजलमेंट कर रहे हो, चोरी, कीपिंग इरोनियस अकाउंट्स, अपने अकाउंट्स को गलत तरीके से बना रहे हो, होल्डिंग मोर देन कैश वाज अलाउड, जितना आपको कैश था उससे ज़्यादा आप कैश, आपके पास कैश पड़ा है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जितना कैश दिया हुआ ना उससे ज़्यादा आप कैश होल्ड करते हो। अब आपको ना बारी बारी ना हम कोर्ट क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप हमको बोल रहा है कि ये तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा, आप उसको मना कर रहे हो, उसने कहा फिर दिखा, आपने फिर मना कर दिया, रिपीटेड नेचर पे रिपीटेड रिक्वेस्ट आ रही हैं और आप उसके बाद उसको रिफ्यूज़ करते जा रहे हो, कोर्ट ऑर्डर देगा बंद कर पार्टनरशिप को। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, वेर ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर स्यूइंग हैज ट्रांसफर द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू थर्ड पार्टी, बिना पूछे आपने कंसेंट भेज दिया किसी और को, फर्म डिजोल्व हो जाएगी। एक फर्म के अंदर परपेचुअल लगातार निरंतरता नेचर पे आपके पास लॉस ही होता जा रहा है, तो कोर्ट आपको कहेगा यार बंद करना इसको, तो कोर्ट आपको ऑर्डर दे सकता है कि अपनी पार्टनरशिप को बंद कर ले, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। अब इसके अलावा कोई और ग्राउंड बचते हैं, जैसे कि डेड लॉक हो रहा है मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर क्या हुआ, लॉक लगा पड़ा, जब भी जाओ पार्टनरशिप फंड के बाहर लॉक ही लगा होता है। वे द पार्टनर्स आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स बिटवीन देम, आपस में बातचीत ही नहीं करते। स्टॉक मार्केट के अंदर आपने सट्टा लगा लिया, गैम्बलिंग कर रहे हो पार्टनर्स स्टॉक मार्केट के अंदर, कोर्ट आपको ऑर्डर दे सकता है बंद कर देती पार्टनरशिप फर्म को। लास्ट टॉपिक आता है कंसिक्वेंसीज ऑफ डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन हो गया, लाइबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन के बाद अगर आपकी लाइबिलिटी क्या बनती है, नॉट बी स्टैंडिंग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द पार्टनर कंटिन्यू टू बी लाइबल एज सच टू थर्ड पार्टनर फॉर एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम व्हिच वुड हैव बीन एक्ट ऑफ द फर्म इफ डन बिफोर द डिसोल्यूशन अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन टू द डिसोल्यूशन। जब तक आपने नोटिस नहीं दे दिया ना, आपको नोटिस देना बड़ा जरूरी होता है, पब्लिक नोटिस, आपने पब्लिक नोटिस दिया नहीं, फर्म डिसोल्व होगी, तो पब्लिक नोटिस देने तक की डेट तक आप लाइबल रहोगे थर्ड पार्टी को। प्रोवाइडेड दैट द एस्टेट ऑफ पार्टनर हु डाइज, अब जो बंदा मर गया उसकी एस्टेट हु इज एडजुडिकेटेड या इंसॉल्वेंट या पार्टनर हु हैव नॉट बीन नोन टू द पर्सन डीलिंग विद फर्म टू ए पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म इज नॉट लाइबल अंडर द सेक्शन डन आफ्टर द डेट ऑन विच ही सीज टू बी पार्टनर। पार्टनर सीज के बाद उसकी एस्टेट अलाइबल नहीं होती कभी भी। एस्टेट ऑफ पार्टनर, जो बंदा मर गया उसकी प्रॉपर्टी लाइबल नहीं होगी उसके पार्टनरशिप के बाद, जब उसकी पार्टनरशिप सीज हुई थी, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाइंडिंग अप आफ्टर डिसोल्यूशन, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म एवरी पार्टनर और उसके रिप्रेजेंटेटिव इंटाइटल होते हैं एज अगेंस्ट ऑल द अदर पार्टनर एंड रिप्रेजेंटेटिव टू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अप्लाइड इन द पेमेंट ऑफ द डेब्ट लाइबिलिटी ऑफ द फर्म हैव द सरप्लस, जो बचेगा वापस बांट लेंगे। कंटिन्यूटी अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर बाइंड करते हैं फर्म को। अदर म्यूचुअल राइट ऑब्लिगेशन है वो कंटिन्यू चलते रहेंगे एज मे बी नेसेसरी टू वाइंडिंग ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फर्म। सेटलमेंट क्या रहेगी, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। इन सेटिंग द अकाउंट्स ऑफ फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन फर्म रूल्स सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बाय द पार्टनर ऑब्जर्व लॉसेस जो हैं इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी फर्स्ट पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट, फिर नेक्स्ट आउट ऑफ द कैपिटल एंड लास्टली बाय द पार्टनर इंडिविजुअली इन द proportion they are entitled to share profit. Asset of the firm including any sum contributed by the firm to make up deficiency of capital must be applied in the following manner, ये आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको डेब्ट पे करने हैं थर्ड पार्टी के, इन पेइंग टू ईच पार्टनर in paying to each partner ratably what is due to the him from the capital, in paying to each partner ratably which is due to the him on the capital account of capital। तो यहाँ अपना ये चैप्टर भी खत्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।